नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 2012 के आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पेपर सेकंड की, अर्थात दोस्तों जो दिसंबर महीने के 2012 में आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व का पेपर नंबर सेकंड हुआ दोस्तों, उसके बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस के माध्यम से दोस्तों लगातार दोस्तों 2004 से लेके दोस्तों 2012 जून तक का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल में दोस्तों और बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। दोस्तों, यदि आप भी दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आर्कियोलॉजी यूनिट की प्रिपरेशन को दोस्तों तैयार करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप संपूर्ण आर्कियोलॉजी यूनिट का प्रिपरेशन दोस्तों केवल एक प्लेटफॉर्म पे दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमारा दोस्तों इस चैनल का प्लेटफॉर्म है आपके दोस्तों खास लेकर आया है आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए दोस्तों जून 2023 के लिए दोस्तों जो एग्जाम होने वाला है जून 2023 में दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको बैच लेकर आया है। दोस्तों, आपको यदि इस बैच में दोस्तों ज्वाइन होना है दोस्तों, तो बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में दोस्तों आप चाहेंगे तो दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो दिया गया चैनल का नंबर है दोस्तों, उसको क्या करना है, कॉल या मैसेज दोस्तों आपको उस पर जानकारी लेनी है। दोस्तों, आप बता दूं कि इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, यदि आप इस बैच को दोस्तों आपको परचेज करते हैं दोस्तों, तो इसमें सिंपल चीजें होंगी दोस्तों कि आपको यहाँ पर मिलेगा लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, साथ में दोस्तों आपके मॉक टेस्ट होंगे, साथ में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों अभी तक जितने भी हमने कराए हैं उनके पीडीएफ मिलेंगे, साथ में दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, उनके लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और साथ में दोस्तों जितने मॉडल पेपर हो सकेंगे उसको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे, और दोस्तों आपको जो माइंड मैप होंगे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके पश्चात दोस्तों आपका आर्कियोलॉजी का हर एक पॉइंट से दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल देरी मत कीजिए दोस्तों, अभी फिलहाल दोस्तों जो आपका ये समय है जो आप देख पा रहे दोस्तों, तो उसमें आप बहुत ही कम फीस में दोस्तों आप यदि चाहेंगे तो इस सीट को अपनी रिजर्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यदि आप लेट करेंगे तो हो सकता है दोस्तों की जो फीस है बाद में थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। दोस्तों, यदि आप जल्दी करेंगे, समय रहते दोस्तों आप इसको परचेज करेंगे, तो आपके पास बहुत ही कम फीस में, मिनिमम फीस में दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने दिया गया है कि वर्टिकल रिकॉर्डिंग ऑफ एन एक्सकेवेटेड ट्रेंच इज नोन एज, मतलब कि दोस्तों जब हम उत्खनन करने जाते हैं तो उस उत्खनन के दौरान दोस्तों जो लंबवत अभिलेखन होता है, वर्टिकल रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, उस समय अभिलेखन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिया गया दोस्तों, सेक्शन ड्राइंग के रूप में जानते हैं, कि दूसरा दिया गया ड्राइंग ऑफ प्लान, मतलब कि जो प्लान का चित्र होता है उसके रूप में जानते हैं, तीसरा दिया गया है कॉन्टेक्सुअल रिकॉर्डिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑन प्लान, मतलब कि जो पूरा वस्तुओं के संदर्भ का प्लान पर अभिलेखन होता है उसके रूप में जानते हैं, या फिर मैपिंग जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मतलब कि भू संरचनात्मक विशेषताओं के मानचित्रण के रूप में जानते हैं। तो किसको दोस्तों हम लोग लंबवत अभिलेखन अर्थात वर्टिकल रिकॉर्डिंग दोस्तों एक एक्सकेवेटेड ट्रेंच के रूप में जानते हैं दोस्तों, तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों जो सेक्शन ड्राइंग होती है इसी को दोस्तों आपके लंबवत अभिलेखन के जो उत्खनित खात होता है, जो एक्सकेवेटेड ट्रेंच होता है, उसके रूप में जानते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि बिगिनिंग ऑफ होलोसीन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जब भी हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं और पृथ्वी के विकास क्रम को आप देखेंगे कि अर्थ कैसे रिविजनलाइज्ड हो रही है, कैसे ये डेवलप कर रही है दोस्तों, तो आप इसमें कई सारे जो पीरियड्स हैं आप उनको देखते हो। जब आप प्लेस्टोसीन पढ़ा होगा, प्लायोसीन पढ़ा होगा, मायोसीन पढ़ा होगा, उसी में से दोस्तों एक पीरियड है जिसको हम लोग बोलते हैं होलोसीन पीरियड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों नूतन काल। क्या बोलते हैं हिंदी में, नूतन काल बोलते हैं। और यदि प्लिस्टोसिन की बात करते हैं दोस्तों तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रातिनूतन काल। मुख्यतः आपका दोस्तों जो प्री हिस्ट्री है दोस्तों वह मुख्यतः आपका प्लिस्टोसिन
और जो आपका होलोसीन है यह उसी के आसपास घूमते हुए आपको दिखाई देगी, जो आपकी प्री हिस्ट्री है। पाषाण काल मुख्यतः कह लीजिए तो आपका किस पीरियड में आता है दोस्तों, प्लेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में आता है। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि बिगिनिंग ऑफ होलोसीन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब कि जो ये नूतन काल है इसके प्रारंभ के समय की कौन सी विशेषता नहीं है जो कि आपके इन चार ऑप्शंस में दी गई है। अब आप देखिए होलोसीन पीरियड की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इनमें से तीन ऐसी विशेषता है जो कि होलोसीन पीरियड की है, लेकिन एक ऐसा है जो कि उस होलोसीन पीरियड का अर्थात नूतन काल का नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंट डे फौना, मतलब कि दोस्तों जो वर्तमान के आधुनिक पशु वर्ग हैं वो। दूसरा दिया गया है अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस सेपियंस, मतलब कि जो होमोसेपियंस सेपियंस है उसके अस्तित्व की बात, मतलब ये पहले इसका हमको यहाँ पर अपीयरेंस दिखाई देता है इस काल में। तीसरा दिया गया है कि बिगनिंग ऑफ लॉन्ग क्लाइमेटिक कोल्ड वार्म साइकिल्स, मतलब कि दीर्घ शीत ग्रीष्म ऋतु चक्रों का प्रारंभ, मतलब कि खूब लंबे समय तक गर्मी रहेगी तो खूब लंबे समय तक ठंडी रहेगी। ये जो आपका कोल्ड वार्म साइकिल है लंबे समय तक वाला, ये इसमें शुरुआत हुआ, ये दिया गया है। और चौथा दिया गया है कि बिगनिंग ऑफ एनुअल क्लाइमेट साइकिल, मतलब कि जो वार्षिक ऋतु चक्र है जिसमें आपका गर्मी फिर ठंडी फिर जाड़ा तो बरसात जो भी चीजें हैं ये आएंगा। तो ये जो चीजें हैं तो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा है कैरेक्टर जो कि आपके इस होलोसीन पीरियड का नहीं है। तो भैया जो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए जो होलोसीन पीरियड है अभी तक फॉलो होता है, आप सभी जानते हैं। अब क्या वर्तमान में लंबे समय तक खूब ठंडी पड़ती है खूब लंबे समय तक गर्मी पड़ती है, ऐसा है नहीं है। बल्कि क्या है वर्तमान में कि इस समय एनुअल क्लाइमेटिक साइकिल चलता है, मतलब कि एक साल में गर्मी ठंडी बरसात जो है इसका मौसम आता रहता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि आपके होलोसीन पीरियड का आपका कैरेक्टराइज नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि मैन फ्लेकिंग ऑफ अ माइक्रोक्वीन हैंडेक्स इज डन बाय, मतलब कि जो माइक्रोक्वीन हैंडेक्स है इसकी मुख्य तराश किस टेक्निक के थ्रू की जाती थी, इसका निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब स्टोन एज में किसी भी उपकरण को बनाया जाता था तो उसके अलग अलग टेक्निक्स हमको देखने को मिलती। आप लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स का नाम सुना होगा, प्रेशर टेक्निक का नाम सुना होगा, ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्निक का नाम सुना होगा, फ्लूटिंग टेक्निक का नाम सुना होगा, लेवल ओरिजिन टेक्निक का नाम सुना होगा, सूलियन टेक्निक का नाम सुना होगा। तो इसी में से प्रश्न ये पूछा गया है कि जो ये माइक्रो क्वीन हैंडेक्स है इसको किस प्रकार के मेन फ्लेकिंग के द्वारा बनाया जाता था। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्यूलियन टेक्निक, हैवी स्टोन हैमर टेक्निक, प्रेशर टेक्निक या फिर एनविल टेक्निक। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। हम लोग यदि हम हैवी स्टोन हैमर की बात करते हैं तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारी प्रस्तर हथौड़ा। यदि हम बात करते हैं प्रेशर टेक्निक की तो हम लोग इसको बोलते हैं दबाव तकनीक के द्वारा। और जब हम एनविल टेक्निक की बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोला जाता है अधिष्ठान तकनीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो माइक्रोकीन हैंडेक्स है ये बनाया जाता था आपके एस्यूलियन टेक्निक के द्वारा। जूलियन टेक्निक के द्वारा जो है आपका माइक्रोक्वीन हैंडेक्स बनाया जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जब हम लोग दोस्तों आपसे जब कोर्स को परचेज करेंगे तो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा कि आपके जितने भी टेक्निक्स हैं, एस्यूलियन टेक्निक की क्या खासियत है, हैवी स्टोन हैमर की क्या खासियत है, प्रेशर टेक्निक के द्वारा कौन से टूल्स बनाए जाते हैं, एनविल टेक्निक्स कौन सा है, लवा लुइस जो टेक्निक है वो क्या है, तो कौन सी टेक्निक के द्वारा कौन से आपके टूल्स बनाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये सभी कुछ क्या है हम लोग जब कोर्स आप उसमें आएंगे, जब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां बहुत अच्छे तरीके से डिस्कसन होगा, वहां बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चीजों को जानेंगे। इसीलिए आप जल्दी से उसको ज्वाइन करें और चीजों को एक बार जरूर देखें कि आपको पढ़ाया कैसे जाता है, समझाया कैसे जाता है। अगला आपके सामने दिया गया कि द डेट फॉर प्लायोसीन टू प्लिस्टोसीन बाउंड्री इज, मतलब कि आपसे यह पूछा गया है कि प्लायोसीन पीरियड से लेके प्लिस्टोसीन अर्थात प्रातिनूतन काल तक की जो सीमा है वो कितनी है। आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है 1.8 मिलियन ईयर, तो दूसरा दिया गया 3 मिलियन ईयर, तीसरा 2 मिलियन ईयर, चौथा दिया गया 1 मिलियन ईयर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जो आपके प्लायोसीन से लेके प्लिस्टोसीन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रातिनूतन काल। क्या बोलते हैं, प्रातिनूतन
काल बोलते हैं। तो ये जो प्राचीनतम काल है, जो कि प्लायोसीन से लेके प्लास्टोसीन तक की बात कर रहे हैं, इनके बीच में जो बाउंड्री है कितने ईयर की है, 2 मिलियन ईयर की है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि द अर्लीस्ट क्ले फिगरिन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर फाउंड फ्रॉम। मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम मृदा प्रकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं। मतलब कि द अर्लीस्ट क्ले फिगरिन्स जो हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको कहां से देखने को मिलती हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कायथा। अब कायथा जो है आप सभी लोग जानते हैं किस काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, ताम्र पाषाण अर्थात चालकोलिथिक पीरियड से संबंधित है। जबकि हड़प्पा किससे संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। कोल्डिहवा आपका कह लीजिए किससे संबंधित है, नियोलिथिक पीरियड। आपका मेहरगढ़ भी किससे है, नियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि द अर्लीस्ट क्ले फिगरिन्स की बात कर रहा है, मतलब कि जो प्रारंभिक या प्राचीनतम मृदा आपकी प्राकृतियां हैं, इनका प्रमाण हमको कहां से देखने को मिलता है भैया, तो इसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो कि बोलन नदी के तट पर स्थित है, और इसका उत्खनन J.F. जेरिस ने किया था, जो कि आपके प्राचीनतम कृषि साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। आपके इसी यही जगह से दोस्तों हमको अर्लीस्ट क्ले फिगरिन्स के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। मतलब कि दोस्तों जो आपकी यह पुस्तक है जिसका नाम आपको दिया गया है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, इस बुक के, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, और इन ऑप्शंस के आधार पे आपको बताना है भैया कि इनके लेखक का नाम क्या है। दोस्तों भैया आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है A.L. क्रूबर, A.L. क्रूबर। दूसरा नाम दिया गया V. गॉर्डन चाइल्ड। तीसरा B. अल्चिन एंड F.R. अल्चिन। और चौथा नाम दिया गया है R. ब्रूस फूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों हमने आपको अलग से वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताया ही था आपको कि भैया आपके जितने इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स हैं दोस्तों उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था, और दोस्तों हमने आपको कई सारी चीजों के बारे में बताया भी था। अब इसका यदि हम सही आंसर की बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री पुस्तक लिखी किसने है, तो भैया ये लिखी है आपके वी गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने लिखा है, वी गॉर्डन चाइल्ड जो है दोस्तों, इन्होंने व्हाट हैपेंड हिस्ट्री जो पुस्तक है उसको लिखा है। अब इन्होंने न केवल यह पुस्तक लिखा है, इसके अलावा इन्होंने अन्य कई सारे पुस्तकें लिखी हैं। जैसे सबसे पहले आप ये तो जान लीजिए इनकी जो लिखी गई पुस्तक है उनका नाम है न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट। न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट जो पुस्तक है वो भी आपके इन्हीं बीजी चाइल्ड महोदय ने क्या किया है, आपके लिखा है। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं आपको जरूर ध्यान में रखें, इनके पुस्तकें पूछी जाती हैं। जैसे बी अल्चिन, F.R. अल्चिन का नाम यहाँ पर दिया है, तो उनकी भी कई सारी पुस्तकें हैं जो कि काफी फेमस हैं, पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो उनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि कौन सी पुस्तक किसने कब लिखी, उनका नाम क्या है। तो ये सभी पुस्तकें जो आपसे पूछे, जैसे आपका पूछ जाता है कि द राइज ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखा, तो राइज ऑफ सिविलाइजेशन जो है आपके बी अल्चिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि हम F.R. अल्चिन की बात करते हैं तो F.R. अल्चिन ने लिखा है आपके न्यूलिथिक कैटल कीपर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं आपके एग्जाम में लगातार कभी न कभी पूछी जाती हैं, और आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न जो हैं वो हर समय बनते रहते हैं। तो इनको जरूर आप लोग जरूर ध्यान में रखें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें बताते रहें, हम आपके लिए ही दोस्तों और आपसे जुड़कर आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी जरूर करेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि बाय विच एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड वॉल्केनिक एश डिपॉजिट्स ऑफ ओल्डुआई गॉर्ज साइट हैज बीन डेटेड। मतलब कि दोस्तों जो आपके ओल्डुआई घाटी पूरा स्थल है उसके जो ज्वालामुखी उद्गार की जो राख है उसके जमाव को किस निरपेक्ष तिथि निर्धारण की विधि द्वारा तिथिबद्ध किया गया था, अर्थात उसकी डेटिंग निकाली गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको ओल्डुआई गार्ज साइट की बात की जा रही है, ये आपकी स्थित कहां पर है, सिचुएटेड कहां पे है, तो भैया ये आपके साउथ अफ्रीका में है। अर्थात साउथ अफ्रीका का
जो तंजानिया क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तंजानिया क्षेत्र है, वहां पर आपका ये ओल्डुआई गार्ज स्थित है। अब इस ओल्डुआई गार्ज पर सबसे ज्यादा काम किसने किया है, तो नाम आप लोगों को जरूर याद होगा एलएसबी लीकी का। एलएसबी लीकी जो है दोस्तों, इनकी की पूरी फैमिली ने ही यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे जो ज्यादा काम है वो है आपके एलएसबी लीकी का। और यहाँ पर जब डेटिंग की गई ओल्डुआई गार्ज पे, तो उसकी जो डेटिंग की विधि थी वह थी आपकी पोटेशियम आर्गन। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं कहूँ तो आपको एक क्लू भी दिया गया है। क्लू क्या दिया गया है, वॉल्केनिक ऐश दिया गया। और हमने आपको जब डेटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे, डेटिंग मेथड्स पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे। यदि हमको किसी भी पौधे के पॉलन का, अर्थात उसके जो पराग कण हैं उनकी डेटिंग करनी होगी, तो हम किस विधि से करेंगे, पॉलन एनालिसिस से करेंगे, अर्थात पराग कण विश्लेषण के द्वारा करेंगे। अब यदि किसी ऐसा अवशेष मिले, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए जो कि जली हुई राख का भाग हो, ठीक है, उसकी बात कर लें, या फिर हम कह दें कि भाई साहब हमको किसी जले हुए अनाज का टुकड़ा मिल जाए, तब जो डेटिंग होगी वह होगी आपकी रेडियो कार्बन, जो कि आपकी C14 पर आधारित होती है। और इसका खोज किया था आपके एफ विलियर्ड लिब्बी ने 1952 में। लेकिन जब यदि हम बात करते हैं कि कोई ऐसा मृदभांड हो, पॉटरी हो, जो कि आग में पकाई गई हो, तो ऐसा कोई भाग जो कि मिट्टी का बना हो और आग में पकाया गया हो, उसको हम लोग किससे डेटिंग करते हैं, थर्मोल्यूमेंसिस से करते हैं। और यदि कोई ऐसा चीज जो कि हड्डी का हो भाग, और हड्डी की डेटिंग की बात आ जाती है, तो हम लोग किससे करते हैं, आपके फ्लोरीन टेस्ट से करते हैं। तो हर एक डेटिंग जो है आपके किसी न किसी रिलेटेड जो आपके फॉसिल्स हैं या फिर आपकी जो एविडेंसेस हैं उन्हीं पर फॉलो किया जा सकता है, हर कुछ पे नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताइए, आपको मैं किसी पौधे का एक टुकड़ा दे दिया बड़ा सा, जिसपे रिंग्स हमको दिखाई दे, तो उसकी कौन सी डेटिंग करेंगे, तब आप उसकी डेटिंग करेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, उसको हम लोग बोलते हैं वृक्ष वलय तिथि विधि, कि उसकी जो ट्री रिंग है उनको काउंट करके हम उनके एज का पता लगाएंगे। तो यही चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि कौन सी डेटिंग विधि से कौन सी चीजें निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्केनिक ऐश है, वॉल्केनिक ऐश को डेटिंग करने के लिए दो विधियां फेमस है, एक फिशन ट्रैक है, दूसरा है पोटेशियम आर्गन। और जो ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि है, इस पोटेशियम आर्गन की डेटिंग विधि, आपको यहाँ पे जो डेटिंग विधि निकाली गई, तो यहाँ से डेटिंग निकल कितनी आई ये भी तो इंपॉर्टेंट है, 18 लाख वर्ष पूर्व। कितनी निकल कर आई भाई साहब, 18 लाख वर्ष पूर्व यहाँ की डेटिंग निकल कर आई, जब यहाँ पे पोटेशियम आर्गन डेटिंग की गई। अब आपको एक चीज और जान लीजिए, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का सबसे पहला प्रयोग भी इसी पुरा स्थल पर किया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें और ऐसे ही डिटेल में आप लोग पढ़ें, क्योंकि दोस्तों जब आप डिटेल में किसी चीज को डिस्कस नहीं करेंगे तो आप उनके जो फैक्ट्स हैं उनको नहीं जान पाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है कि विच साइट हैज ब्रॉट टू लाइट एविडेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ मैन, मतलब कि वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है दोस्तों, वह कौन सी ऐसी साइट है जो कि मानव की उत्पत्ति के प्रमाण जो है, ओरिजिन ऑफ मैन के जो प्रमाण है वहां से हमको प्रकाश में दिखाई देते हैं, अर्थात वहां से हमको ओरिजिन ऑफ मैन की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ओल्डुआई गार्ज, दूसरा चकोटियन, तीसरा लॉवलेनेट और चौथा अतिरम पक्कम। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। अब जब भी हम लोग मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम लोग को तुरंत ध्यान जाता है कहां पर, अफ्रीका के क्षेत्रों में जाता है। कहां पर जाता है, जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं वहां पर, क्योंकि मानव की उत्पत्ति के जो हमको सबसे स्पष्ट और सुदृढ़ साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, अफ्रीका के क्षेत्रों से मिलते हैं। अब जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में इन तीनों में, चारों में से अफ्रीका में एक मात्र स्थल है, वह कौन सा है, आपका ओल्डुआई गार्ड, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिससे संबंधित है आपके एलएसबी लीकी, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया क्षेत्र में स्थित है। यहां से हमको मनुष्यों का जो ओरिजिन है, मानव की जो उत्पत्ति है, इसके बारे में पता चलता है। जबकि आपका यहाँ पर एक चकोटियन केव के बारे में भी दिया, ध्यान रखिएगा ये कहां पर स्थित है, बड़ा एग्जाम में आता है। ये आपका चाइना, चाइना में कहां पर, जो आपकी बीजिंग है, चाइना के शहर बीजिंग जो है, ये वहां पर स्थित है। और यहां से हमको होमो इरेक्टस के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, होमो इरेक्टस के प्रमाण मिले हैं। और इस होमो इरेक्टस को एक नाम दिया गया है पेकिंग मैन। क्या कहा गया है, पेकिंग
मैन या फिर पेकिंसन कहा गया। क्या कहा गया है? पेकिंग मैन या फिर पेकिंसन कहा गया है। और इसी चौकोटियन गुफा से हमको कंट्रोल्ड फायर का प्रथम प्रमाण भी मिलता है, अर्थात नियंत्रित आग के अग्नि के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य जो है वो हमको इसी चाइना की, जो कि आपकी एक लाइम केव है, एक चूने की गुफा है, यहीं पर हमको इसके प्रथम प्रयोग भी दिखाई देते हैं। पहले जो अग्नि का प्रयोग मिलता है, लेकिन अग्नि का एक कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित वे में प्रयोग जो है वो कहां पर मिलता है? इस चौकोटियन केव में हमको दिखाई देता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी आप लोग अतिरम पक्कम को तो जानते हैं, भारत का यह काफी महत्वपूर्ण आपका लोअर पैलियोलिथिक साइट। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं भैया कि आपको जो चीजें हैं पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज मोरेन? मोरेन क्या है? तो भैया मोरेन क्या है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। अ डिपॉजिट ऑफ फ्लोइंग रिवर, और दूसरा दिया है अ डिपॉजिट ऑफ विंड, लेक साइड फॉर्मेशन, या फिर अ डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर, मतलब कि प्रवाहशील नदियों का जमाव ऑप्शन 1, वायु का जमाव ऑप्शन 2, झील तटीय जमाव ऑप्शन 3, और ऑप्शन 4 दिया गया है हिमनद के द्वारा निर्मित जमाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो मोरेन होते हैं, ये क्या होते हैं? जो मोरेन होते हैं, मोरेन को क्या कहा गया है? अ डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर। जब किसी ग्लेशियर के द्वारा, हिमनद के द्वारा जो होता है, जमाव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरेन बोलते हैं। जब किसी वायु के द्वारा जमाव होगा तो हम लोग उसको ड्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यून बोलते हैं। जब उसको पढ़ाएंगे तो हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे कि मोरेन क्या है, सैंड ड्यून क्या है। आप लोगों ने टीलों का नाम सुना होगा, बालू के टीले सुने होंगे। तो हम जब डिस्कस करेंगे उन चीजों को, तो हम लोग डिटेल में जाए, उन चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या चीजें कौन सी हैं, कब हैं, हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि विच साइट has revealed complete sequence from the Neolithic to mature phase of Indus civilization। मतलब क्या है भाई? कि वह कौन सा ये चारों में से पूरा स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, कि जहां से हमको नियोलिथिक फेज से लेकर, अर्थात नवपाषाण काल से लेके मेच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्थात विकसित हड़प्पा काल तक का हमको एक सीक्वेंस, अर्थात एक क्रम देखने को मिलता है। मतलब कि कोई ऐसा साइट है आपके सामने यहाँ पर इन चारों में से, जहां पर हमको सबसे पहले तो हमको नवपाषाण काल की जानकारी मिलेगा, उसके पश्चात हमको वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमको वहां पर दिखाई देंगे। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, रहमान ढेरी, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा राखीगढ़ी, और चौथा धौलावीरा। अब बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया था क्लास के दौरान कि मेहरगढ़ दोस्तों, जो आपके न्यूलिथिक के लिए बहुत फेमस है दोस्तों, यह आपके प्रमाण यहां से हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी मिले हैं। अर्थात मेहरगढ़ एक ऐसा साइट है जो हमको ये बताता है कि किस प्रकार से नियोलिथिक फेज से ट्रांजिशन हुआ आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अर्थात नवपाषाण काल से कैसे 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 विकसित हड़प्पा का विकास हुआ, इसका जो हमको स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है एक सीक्वेंस के रूप में। ये कहां पर दिखाई देता है? इस मेहरगढ़ पुरास्थल में दिखाई देता है। मेहरगढ़ पुरास्थल हमने अभी कुछ देर पहले बताया, बोलन नदी के तट पर स्थित है। यह आपके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है, और इसके उत्खननकर्ता जे एफ जेरिच हैं। इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। वहीं पर राखीगढ़ी बसंत सिंधे के द्वारा दोस्तों आपका उत्खनन पुरास्थल है। यहीं से आपका जो आर्यन थ्योरी है उसको तोड़ा गया था। यहीं पर आपका जो कार्य है दक्कन कॉलेज का काफी ज्यादा प्रमुख है। वर्तमान में भी यहाँ पर प्रोफेसर बसंत सिंधे का कार्य उत्खनन का चल रहा है। अब बात करते हैं धौलावीरा की। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं धौलावीरा एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने टाउन प्लानिंग पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा नगर आपका धौलावीरा है जो कि मध्य क्या कहते हैं निम्न आपका नगर है, उच्च नगर है, बीच में मध्य नगर है। जबकि बाकी यदि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर आप पढ़ते हैं तो केवल 2 भागों में बढ़ते हैं, निम्न नगर और उच्च नगर। उच्च नगर हम लोग क्या बोलते थे? सिटाडेल बोलते थे। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है। धौलावीरा से 2 नदियों के प्रमाण मिलते हैं, मनसर और मनहर। धौलावीरा से ही हमको
वाटर रिजर्वायर के प्रमाण मिले हैं, अर्थात जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। साथ में धौलावीरा से हमको अभी तक की हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा लिखा गया लिखित पट्टे पर जो साक्ष्य जो कि 10 अक्षरों वाला है, आपको कहां से मिला है, इसी धौलावीरा से देखने को मिला। तो फिलहाल तो हम लोगों ने जो ये डिस्कशन किया आपसे क्वेश्चन नंबर 10 तक, अभी फिलहाल वो कितना है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्तों उसके पहले कि हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़े, आप चाहें तो दोस्तों यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच इंडो ग्रीक रूलर हैज इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल कॉइन्स इन इंडिया। मतलब दोस्तों वह कौन सा दोस्तों आपका इंडो ग्रीक शासक है दोस्तों जिसके द्वारा सबसे पहली बार दोस्तों जो आपके बायोलिंगुअल कॉइन्स दोस्तों इंडिया में क्या किया गया था, द्विभाषी जो सिक्के दोस्तों उनको प्रचलित किया गया था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। अगाथा क्लीज, दोस्तों दूसरा नाम दिया गया यूक्रेटाइटिस, तीसरा नाम दिया गया दोस्तों आपका फिलोक्लेनेस, और जो चौथा नाम दिया गया दोस्तों आपका डेमेट्रियस। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोस्तों जो डेमेट्रियस दोस्तों यह एक दोस्तों आपका इंडो ग्रीक शासक था जिसने द्वारा सबसे पहली बार द्विभाषित सिक्के अर्थात बाइलिंगुअल जो कॉइन्स दोस्तों उसने उसको भारत में शुरू किया था। अब दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह जानने की आवश्यकता है कि दोस्तों इसके पहले तक अर्थात जब तक डेमेट्रियस ने दोस्तों आपके बाइलिंगुअल कॉइन्स नहीं चलाए थे दोस्तों, तो इसके पहले तक जितने भी शासकों ने दोस्तों सिक्कों को जारी किया था, चाहे उनका अग्रभाग हो या फिर पृष्ठभाग हो दोस्तों, उन पर जो भी हमको लेख या फिर जो भी हमको लिपि या फिर लिखावट देखने को मिलती थी वह किसी एक सिंगल भाषा में होती थी। लेकिन दोस्तों पहली बार इस चीज को दोस्तों तोड़ा और डेमेट्रियस ने दोस्तों जो कि एक आपका इंडो ग्रीक शासक है दोस्तों, उसने पहली बार क्या किया कि जो बाइलिंगुअल कॉइन्स दोस्तों उसको क्या किया, उसने शुरू किया। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which is not the part of नागर टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो नागर मंदिर स्थापत्य कला है दोस्तों, जो शैली है, उनमें से कौन सा जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भाग नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं अधिष्ठान के, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भोग मंडप, तीसरा गर्भगृह और चौथा शिखर। अब मैं दोस्तों इस क्वेश्चंस का आंसर पहले बताने से पहले मैं दोस्तों आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। दोस्तों जो टेम्पल्स के स्टाइल हैं इसको हम लोग तीन भागों में बांट के समझते हैं। दोस्तों किसी भी मंदिर को बनाने की तीन प्रकार की शैली होती है। कौन कौन सी दोस्तों, तो सबसे पहले जो शैली होती है दोस्तों वो होती है आपकी नागर शैली। नागर शैली दोस्तों आपकी जो चलती है वो कहाँ पर चलती है दोस्तों, ये आपके नॉर्थ इंडिया में चलती है, अर्थात उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं दोस्तों ये आपके नागर शैली में बनाए जाते हैं। जबकि उसके पश्चात जो आता है दोस्तों शैली वो आता है आपकी द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स इसको हम लोग बोलते हैं। और इस प्रकार के मंदिर हमको दोस्तों कहां पर दिखाई देते हैं दोस्तों, इस प्रकार के मंदिर हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, अर्थात दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बृहदेश्वर मंदिर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब जो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों यहाँ पर किस में बना है दोस्तों, तो आपके द्रविड़ टेम्पल में बना है, अर्थात दोस्तों आपका ये द्रविड़ शैली में बना है। यदि मैं नागर की बात करूं तो आप इमेजिन कर लीजिए खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है दोस्तों ये आपका नागर शैली में बना हुआ है। जबकि यदि मैं बात करूं आपके तीसरे टाइप की दोस्तों हम लोग बोलते हैं बेसर, क्या बोलते हैं, बेसर टाइप ऑफ आपका टेम्पल, जो कि दोस्तों आपके सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, जो मध्य भारत है दोस्तों उसमें देखने को मिलता है। अब बेसर की खासियत जान लीजिएगा, है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो बेसर शैली है ये अपने आप में नागर और द्रविड़ दोनों को एक ही में समाहित किए हुए। कोई ऐसा मंदिर आपको दिख जाए जिसमें नागर शैली के भी फीचर्स दिखाई दें और आपको द्रविड़ शैली के भी फीचर्स दिखाई दें, तो वो मंदिर जो है वो क्या है, आपका बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल के रूप में जाना जाएगा। और ऐसे मंदिरों के प्रमाण हमको जो मध्य भारतीय क्षेत्र हैं आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब हर एक मंदिर शैली की अपनी कुछ विशिष्टता है, जैसे नागर शैली की अपनी कुछ विशिष्टता है, द्रविड़ शैली की अपनी विशिष्टता है। द्रविड़ शैली में आपको देखने को मिलेंगे गोपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि नागर शैली में गोपुरम आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा।
अब आप लोगों को मंदिर का, यदि आप लोगों ने कभी चीजों को देखा होगा तो बात अलग है। आप चित्र बनाने गए होंगे, मंदिर पे दिल बना के तीर छोड़ने गए होंगे, तो चीजों को नहीं समझेंगे आप। समझेंगे तब जब आप पूजा करने के पर्पज से गए होंगे, देखेंगे। वही मंदिर को देखा करिए, मंदिर जाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे द्वार होगा, द्वार होगा तो मंदिर कुछ ऊंचाई पे स्थित होती है, जमीन से लगी नहीं होती है, वो अधिष्ठान होता है। मंदिर के ऊपर का भाग पे कई सारे अपने चरण होते हैं। एक आपका भाग होगा तो उसमें शुरू होगा, फिर तुम्हारा शिखर, सबसे ऊपर स्तूपिका होगी। तो अलग अलग जो आपका पार्ट्स होता है मंदिर में, जिसको हम लोग अलग अलग रूपों में जानते हैं। जब हम लोग आर्किटेक्चर में मंदिर आपको पढ़ाएंगे संरचना, तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो नागर शैली है, आपका जो द्रविड़ शैली है, हमने इसके बारे में बताया कि 3 प्रकार की शैली। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो नागर टेम्पल स्टाइल है, उनमें से इन चारों में से कौन सा उसका भाग नहीं। अब देखिए, जो भोग मंडप है, जो भोग मंडप है, यह भोग मंडप उसका भाग नहीं है। जबकि आपका जो अधिष्ठान है, गर्भगृह है और शिखर है, यह तीनों प्रकार के मंदिरों में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये आपका इसेंशियल आपके पार्ट्स हैं किसी भी मंदिर के। क्योंकि वो अधिष्ठान में होगा, अर्थात एक जमीन से ऊंचाई पर स्थित होगा, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। गर्भगृह उसको बोला जाता है जिसमें कि आपकी वह प्रतिमा या फिर वह आपका चीज होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वह जो यहाँ पर स्थित होता है उसको गर्भगृह बोलते हैं। मान लीजिए कोई मूर्ति है, जिस स्थान पर वह स्थापित है, उसका जो कमरा वह स्थापित है, उस कमरे को हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। और मंदिर के ऊपर वाला जो भाग होता है, मान लीजिए यह आपका मंदिर हो गया, इस गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर वाला यह भाग जहां पर झंडा लहरता हुआ आपको दिखाई देता है, ये जो भाग होता है, ये आपका क्या हो गया, शिखर हो गया। और ये जो मंदिर जहां पर आपका मूर्ति स्थापित है, ये मंदिर क्या हो गया, ये आपका गर्भगृह हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी होगा। मंदिर क्या है, एक आपके स्थान पर स्थित है, एक ऊंचाई पर स्थित, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिष्ठान बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि होयसलेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड एट, मतलब कि दोस्तों जो आपका होयसलेश्वर मंदिर है, ये कहां पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बेलुरु, हेलीविडु, बादामी या फिर हम्पी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और ये आपके हम्पी में स्थित है। कहां पर स्थित है, हम्पी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। होयसल शासकों द्वारा निर्मित दोस्तों आपका होयसलेश्वर टेम्पल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी अर्थात हम्पी में स्थित है। और यह किसका बना हुआ है दोस्तों, तो ये आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 कि विच एमंग द फॉलोइंग साइट हैज sculptural evidence regarding the first representation of the Buddha in human form। मतलब कि अब एक चीज समझिएगा, भगवान बुद्ध, एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बता रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान में रखें, तब आप इस प्रश्न को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मतलब वो चाहते थे कि जो ये मूर्ति पूजा चल रही है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद कह लें या फिर हिंदू धर्म कह लें या सनातन धर्म कह लें, वो उसके कुछ चीजों के काफी ज्यादा प्रतिरोध में थे। जैसे ईश्वरीय सत्ता हो गई, जैसे ईश्वरीय सत्ता हो गई, मूर्ति पूजा हो गई, ये जो थे वो बहुत ज्यादा उसके विरोध में थे, पाखंड के विरोध में थे। और यही कारण है कि जो बौद्ध धर्म है उसका विकास हो पाया। अब जब आप भगवान बुद्ध की मृत्यु देखते हैं, तो मृत्यु के पश्चात अब जो कि भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा है कि मूर्ति पूजा विरोध है, मूर्ति पूजा का वो विरोध करें, मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। तो अब भाई क्या कर सकते हैं कि जो बौद्ध मतावलंबी हैं, वो उनको मूर्ति के रूप में तो पूज नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद पे कहा, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा है। तो शुरुआत में जो बुद्ध आप जो बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, तो आपको भगवान बुद्ध का फिगर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, उनका सिंबल देखने को मिलेगा, उनके प्रतीक चिन्ह देखने को मिलेंगे, जो कि उनके अलग अलग चीजों को दर्शाएंगे। मान लीजिए किसी बौद्ध आर्किटेक्चर पे आपको घोड़ा देखने को मिल गया, तो घोड़ा क्या बताएगा, भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को दिखाएगा, मतलब जब वो गृह का त्याग कर रहे हैं उसको बताएगा। अब कहीं पर स्तूप देख लिया जाए, तो स्तूप क्या दिखाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण को दिखाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। हाथी उनके जन्म के दृश्य को दिखाता है, जो चक्र है वो धर्म चक्र प्रवर्तन को दिखाता है। तो कुछ ऐसे सिंबल हैं जो शुरू में बनाए गए, किसको दिखाने के लिए, भगवान बुद्ध को दिखाने के लिए।
तो सिंपल सी चीज ये है कि भगवान बुद्ध को पहले पूजने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए सिंबल्स का सहारा लिया गया। जब देखा गया कि काम इससे नहीं बन रहा है, तब उनका धीरे 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 क्या किया गया कि भगवान बुद्ध के ऐसे रूप का अंकन किया गया जो कि एकदम अचानक से आपको ना लगे कि भगवान बुद्ध ही है। उनको थोड़े से ऐसे फॉर्म में बनाए गए मानव रूप में जो कि अन्य आपके क्या करें मूर्तियों की तरह मिलते जुलते हो। लेकिन जब देखा कि समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है, लोग इसको मान रहे हैं, तब हमको देखते देखते अब क्या देखते हैं कि आप यदि बुद्ध की मूर्तियों का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों में किस प्रकार से बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा। पहले की मूर्तियां कितनी ज्यादा सामान्य और बाद की मूर्तियों में कितनी ज्यादा वहां पर तरासे गए और कितने अच्छे ढंग से उनको प्रस्तुत किया गया। तो ये जो चीज है आपका जो मूर्ति पूजा का, जहां पर एक बार विरोध को लेकर जो कहानी शुरू हुई थी, अब वही मूर्ति पूजा आपके बौद्ध धर्म में कैसे कैसे आपका समाहित हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप उसको समझिएगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो भगवान बुद्ध का ह्यूमन फॉर्म में पहली बार रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है मानव के रूप में, पहले बार जो उनका उत्कीर्णन देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, तो यही आपके ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन। तो पहला दिया गया भरहु, दूसरा सांची, तीसरा मथुरा, चौथा अमरावती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो मथुरा है, मथुरा से हमको सबसे पहली बार ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से भगवान बुद्ध के मानव प्रतिमा के रूप में अंकन का पहला प्रमाण हमको दिखाई देता है। वहीं पर यदि आपसे प्रश्न यह पूछ लिया जाए, ये तो हो गया आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यही प्रश्न आपसे यदि मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत पूछ लिया जाए, न्यूमेस्मेटिक्स पॉइंट से पूछ लिया जाए, तो भैया वह कौन सा शासक है जिसकी मुद्राओं पर सबसे पहली बार भगवान बुद्ध का अंकन किया गया, तब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि प्रश्न यह हो कि भगवान बुद्ध का अंकन मुद्रा पर, बुद्ध का अंकन मुद्रा पर पहली बार हमको कहां पर दिखाई देता है, तब आप क्या कहेंगे कि जो कनिष्क है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का नाम सुना है, कनिष्क ने सबसे पहली बार भगवान बुद्ध को अपने क्या किया था, मुद्रा पर अंकित कराया। तो ऐसे जो फैक्ट हैं आपको डिटेल में पढ़ना होगा, और मैं ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को क्या करूंगा कि चीजें क्लास में डिस्कस करूंगा। तो भैया आप लोग यदि क्लास ज्वाइन करते हो तो आप और बहुत अच्छे तरीके से, इससे भी कहीं ज्यादा डिटेल में हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कशन आपसे करेंगे। तो क्लास को जरूर ज्वाइन करें। क्लास आप खुद ही देख के लगेगा कि नहीं, चीजें बहुत अच्छी तरीके से और आसानी समझ में आ रही है। जैसे लोगों को लगता है कि भाई मेरा कालक्रम समझ में नहीं आता, आर्कियोलॉजी थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। आप आराम से एकदम बिना कुछ समस्या के आराम से आप इन चीजों को समझ पाएंगे और अपने माइंड में सेट कर पाएंगे। देखिए किसी चीज को यदि समझना है तो उसको समझने का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप उनको बैकग्राउंड जो है, उनके जो आधार है, उनको आप सबसे पहले समझ लें, निपटा लें। अब हमको पढ़ना है भैया टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल के जो आपके आर्किटेक्चरल फीचर्स आप उनको रट डालें, लेकिन टेम्पल के टाइप्स कितने हैं, कौन से रीजन में कौन से टेम्पल बनते हैं, पता ही नहीं है, तो आप वहां पर फेल कर जाएंगे। अब ह्यूमन एवोल्यूशन में कौन से ह्यूमन टाइप्स आते हैं, कौन से कहां से प्रमाण मिलते हैं, पता ही नहीं है, और हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के बैठे हैं। तो प्रश्न यदि आपके आगे कि कौन से फॉर्म्स के प्रमाण कहां से मिले हैं, उनकी क्रोनोलॉजी सेट करिए, तब आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो वही चीज है, यदि आपको किसी चीज को समझना है तो आपको सबसे पहले बेस से क्लियर करके फिर आपको पीक तक लेके जाना होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि द नेम ऑफ गॉडेज उमा अपीयर्स ऑन द क्वाइंस ऑफ विच डायनेस्टी। मतलब कि दोस्तों जो देवी उमा का अंकन है वह किस राजवंश के सिक्कों पर देखने को मिलता है। अभी बुद्ध का अंकन बताया हमने कनिष्क के सिक्कों पर, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है, देवी उमा के अंकन, वो भी किस राजवंश के सिक्कों पर देखने को मिला। यहाँ पर राजा का नाम नहीं, राजवंश की बात कर रहा है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कुन्निन दास, कुन्निन दास। दूसरा दिया गया है इंडो ग्रीक शासकों अर्थात हिंद एवं शासकों की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। तीसरा कुषाण शासकों के, और चौथा गुप्त शासकों के। अब देखिए जब आप कुषाण शासकों के पढ़ेंगे ना, तो कुषाण शासकों में वेरियस प्रकार के देवी देवताओं के, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का अंकन मिलेगा आपको। न केवल भारतीय देवताओं के बल्कि अन्य जो धर्मों के देवता हैं उनका भी अंकन आपको कुषाण शासकों के सिक्कों पर देखने को मिलेगा। जब हम आपको आपके मुद्राओं के प्रकार एवं उनसे संबंधित जानकारियां आपसे डिस्कस करेंगे क्लास में, यदि आप रहेंगे बैच में, तो आपको देखेंगे कि क्या किस प्रकार की जो चीजें हैं, जो हम अभी सेक्युलरिज्म की बात अभी करते हैं,
उस समय के शासक किस प्रकार से अपनी प्रजा को समन्वित करने के लिए, उनमें कोई मतभेद न हो वो करने के लिए और अपनी भी चीजों का ख्याल करते हुए किस प्रकार से मुद्राओं का प्रचलन करते थे और किस प्रकार के वो प्रोपेगेंडा को फॉलो करते थे, वो आपको पता चलेगा। न केवल उसमें भारतीय देवता सम्मिलित हैं, बल्कि विदेशी देवताओं का भी अंकन, जिनसे ये प्रभावित थे उनका भी अंकन आपको इनकी मुद्राओं पर देखने को मिलेगा। न केवल अंकन मिलेगा बल्कि उनसे संबंधित लेख भी इन मुद्राओं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान में रखें। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो उमा है जिनका अंकन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी आपके इस कुषाण शासक के जो सिक्के हैं वहां पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गिविंग डिटेल्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू हुज पीरियड। मतलब भैया ये है आपका कि जो दामोदरपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है, ये स्थानीय प्रशासन संबंधी जो विस्तृत सूचनाएं देता है हमको, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो इंफॉर्मेशन हमको ये देता है, तो ये जो आपका दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये किस काल का है, ये किस वंश से संबंधित है, तो किसके शासन काल का। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो ये चार नाम आपको देख रहे हैं, ये किस काल के हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके गुप्ता पीरियड के हैं, अर्थात गुप्त काल के। इनमें नाम किसका दिया गया है, रामगुप्त का, दूसरा समुद्रगुप्त का, तीसरा कुमारगुप्त का और चौथा स्कंदगुप्त का। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासन काल में जो आपका दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात जो आपका क्या कहते हैं स्थानीय प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में जानकारी देखने को मिलता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जब भी आप किसी अभिलेख को पढ़ें तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान बिल्कुल रखें और उनके बारे में जरूर नोट डाउन करें। पहली चीज कि जो अभिलेख है वो किसके शासन काल में प्रस्तुत किया गया, यदि संभव हो तो उसकी जो डेटिंग है, जो आपका जो उसकी तिथि है, उसको भी नोट करें। तीसरा, वो किस काल से संबंधित है और वो किसके बारे में जानकारी देता है। जैसे कोई आपको सती प्रथा के बारे में जानकारी देगा, कोई आपके उनके दान के बारे में जानकारी देगा, कोई उनके द्वारा जो दिए गए आदेश होंगे उनके बारे में जानकारी देगा। जैसे आप लोगों ने पूछा होगा, पूछा जाता है आपसे कि भैया सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप लोग तुरंत कहते हो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई भारतवर्ष जो शब्द है इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आप लोग कहते हो कि हाथी गुम्फा का प्रथम जो आपका खारवेल का अभिलेख है उसमें मिलता है। कहापण का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कसारपण उसको हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग बोलते हो कि नागडिका का जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन उसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे जो प्रश्न है आपके एग्जाम में कि कौन से अभिलेख में किस चीज का वर्णन है, किसने उसको इशू किया, उस कौन शासक से संबंधित है, किस राजवंश का है, उसकी तिथि क्या है, ये चार चीजें आप लोग कम से कम उसको जरूर नोट करें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न लगातार इन्हीं 4 पॉइंट से पूछे जाते हैं। यदि आपने इन चारों पे कमांड कर लिया तो आपका एक भी सिंगल प्रश्न इंस्क्रिप्शन से बाहर नहीं जाने पाएगा। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं भैया कि ये जो चीजें हम आपको इतने डिटेल में बता रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट of the inscriptions of Ashoka was successfully deciphered at first by। मतलब कि दोस्तों अशोक के अभिलेख आप सभी लोग जानते दोस्तों कई सारे भाषाओं में लिखे गए, जिसमें आपका ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, आरेमाइक है, ग्रीक यूनानी है। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि अशोक की जो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जो ब्राह्मी लिपि है, इसको सबसे पहली बार इसका सफलता पूर्वक ऊर्ध्वावचन मतलब उसको पढ़ा किसने, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को किया है, दूसरा चार्ल्स विकिल्सन, तीसरा जेम्स प्रिंसेप और चौथा जॉर्ज बुलहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जेम्स प्रिंसेप चच्चा आए और इन्होंने क्या कहा
कि भैया ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट अशोक की लिखी गई है इसको मैं पढ़ूंगा, और उन्होंने क्या किया, इस चीज को पूरा निभाया और उन्होंने क्या किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया। तो जेम्स प्रिंसेप वह प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के जो आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाले लेख हैं इनको ब्राह्मी ने क्या किया, डिसाइफर कर दिया, उसका उर्धावचन कर दिया अर्थात पढ़ दिया। अब इसी में एक नाम आपको और ध्यान में रखना है, वो नाम रखना है आपको जेम्स टर्नर। किसका नाम ध्यान में रखना है, जेम्स टर्नर। क्यों भाई, आपको एक शब्द दिया जाता है प्रियदर्शी। किसका नाम है प्रियदर्शी, आप कहेंगे सर अशोक का नाम है, अशोक को ही क्या कहा गया है, प्रियदर्शी प्रियदर्शी कहा गया है। तो आपसे यदि प्रश्न कल को पूछा जाए, और यह प्रश्न पूछा भी गया आपके नेट वाले एग्जाम में, कि प्रियदर्शी की पहचान अशोक से या फिर प्रियदर्शी की पहचान जो अशोक से है यह किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा यह किया था आपके इसी आपके जेम्स टर्नर ने, जिन्होंने प्रियदर्शी या प्रियदर्शी की पहचान किससे की है, अशोक से की है। तो जो चीजें हैं दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें। हम दोस्तों आपके लिए लगातार इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, आपकी संख्या कम होने के भी बावजूद हमारे व्यूज भी कम आते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की संख्या कम है, आप लोग जुड़े नहीं दोस्तों हमारे माध्यम से उतना। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आप सभी भाई बहन यदि हमारे चैनल पर अभी प्रथम नए हो दोस्तों, आप सभी भाई बहनों से निवेदन दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें दोस्तों, साथ में दोस्तों हमारे वीडियोस को अपने जो भी दोस्त यार मित्र इत्यादि दोस्तों उनको भी जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, जिससे दोस्तों हमको बस मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं हमको आपके लिए वीडियोस बनानी चाहिए दोस्तों। जब आपको देखिए किसी भी टीचर के लिए कुछ ही चीज आवश्यकता होती है दोस्तों, एक तो संख्या बल और दूसरी कि आप कैसा हमको फीडबैक दे रहे हैं, कैसा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके वजह से यदि दोस्तों आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा दोस्तों तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो दोस्तों डेली बेसिस पर लाते रहेंगे। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, जिससे कि दोस्तों संख्या बल अधिक और हमको पढ़ाने दोस्तों और ज्यादा आनंद आए, और हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, जो चैनल का नंबर है उसको आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों आपको जोड़ दिया जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगर प्रश्न आपके सामने है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट बाय खारवेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ महाविजय पैलेस। मतलब कि दोस्तों जो आपका जो खारवेल का महाविजय पैलेस है दोस्तों, उसके निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए ये आपको बताना है। भैया इसका सही आंसर होगा 38 लाख रुपए। कितने लाख हुए, 38 लाख। 38 लाख खारवेल ने उस समय खर्चा किया था, और हम लोगों ने 64 लाख रुपए में अपने संविधान को बनाया है। हमारा जो भारतीय देश का संविधान है जो कि 1950 में बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और उसको बनाने में हमको लगा 1950 के साल में, सोचिए आपका कब दोस्तों, तो ये लगा था आपका 64 लाख। लेकिन आज से कितने 100 साल पहले जब खारवेल हैं जो कि कलिंग के शासक हैं, वो अपने महाविजय पैलेस को बनाने में कितना लाख रुपए खर्चा कर दे रहे हैं, 38 लाख रुपए, वो भी उस जमाने में। सोचिए कितनी बड़ी रकम रही होगी। खैर महाविजय पैलेस की बात कर रहे हैं, जो 38 लाख रुपए खर्च होने की बात कर रहे हैं, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे भैया, तो इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है इस हाथी गुम्फा अभिलेख में। जो आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है आपका, इसी में हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, इसी में इसके बारे में बताया गया है। और इसी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो आपका भारतवर्ष टर्म है ये सबसे पहली बार यूज किया गया। तो ऐसी जो चीजें हैं आप लोग जरूर ध्यान में रखें और उनको याद करते हुए चलें। अगला प्रश्न आपके सामने भाई साहब, अगला प्रश्न क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन हु वाज द गवर्नर ऑफ जूनागढ़ एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक इन रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब का आपसे प्रश्न यह पूछा गया है, अभी हमने आपको बताया कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उस जूनागढ़ अभिलेख में हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो सुदर्शन झील के निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार की मिलती है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया, लेकिन प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा हटके ये है कि जब सुदर्शन झील का निर्माण किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो किसके शासनकाल में किया जाता? सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर दिया भी है उसका
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है आपके जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किया गया था, अर्थात मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया जा रहा था तो उस समय जो जूनागढ़ वाला प्रांत था तो वहां का गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बाद में मरम्मत करवाया है आपके जूनागढ़ में, जो कि आपके रुद्रदामन है, उन्होंने मरम्मत कराया, लेकिन बनवाया किसने है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कहां पर स्थित है? जूनागढ़ में स्थित है। ये जो जूनागढ़ का गवर्नर था कौन? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्यगुप्त, विशाख, तुषास और आपका सुविशाख। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों जो आपके पुष्यगुप्त हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर जो जूनागढ़ गवर्नर प्रांत है वहां पर उन्होंने क्या किया था? गवर्नर के रूप में अपना पद हासिल किया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने ये दिया है, भय विलगित हर्षो येन, भय विलगित हर्षो येन चकारी, चकारी हर्ष फॉर द पुष्यभूति रूलर हर्षा इन मेंशन्ड इन। मतलब कि आपसे प्रश्न यह पूछा गया है कि यह जो लेख है भय विलगति हर्षो येन चकारी हर्ष का उल्लेख हमको पुष्यभूति शासक जो हर्ष है उसके लिए हुआ है, तो कहां पर हुआ है, किस इंस्क्रिप्शन में हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। आपके सामने उनसे संबंधित अर्थात जो हर्षवर्धन से संबंधित नाम है आपको दे दिए गए हैं। कौन कौन से? तो बांस खेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बनारस कुरुक्षेत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और चौथा दिया है एहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो भैया आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो ये एहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन है इसी में हमको इसके बारे में जो हर्षवर्धन का यह लेख है देखने को मिलता। अब ये जो एहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये है किसका? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके पुलकेशिन सेकेंड का है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। और इस एहोल इंस्क्रिप्शन को लिखा किसने है? ये किसकी रचना है भैया? यह है आपकी रचना रवि कीर्ति की। किसकी रचना है? रवि कीर्ति की रचना है। और इस एहोल इंस्क्रिप्शन में हमको न केवल यह लेख मिलता है बल्कि यह भी आप जान लीजिए कि यह जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इनका इस हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध है इसका भी जानकारी हमको इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। और जो यहाँ पर आपको यह लेख दिखाई दे रहा है ना, यह उसी युद्ध के बारे में बताया गया कि भय विलगति हर्षो येन चकारी हर्ष, उसी के बारे में लेख यह मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपका एहोल स्टोन है, यहाँ पर एक प्रश्न इससे और भी बनता है भाई साहब आपके एग्जाम में कि जो ये कालिदास हैं या फिर भारवी हैं, इनका उल्लेख हमको किस लेख में, अभिलेख में देखने को मिलता है? तो भैया ध्यान रखिएगा, रवि कीर्ति का जो आपका एहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है इनको आपको क्या करना है? आपको मैचिंग करानी है। अब यहाँ पर जो लिस्ट 1 में नाम दिए गए हैं, ये नाम किसके दिए गए हैं? साइट्स के नाम दिए गए हैं, अर्थात आपके पुरास्थलों के नाम दिए गए। अब जो यहाँ पर लिस्ट 2 है, यहाँ पर नाम किसके दिए गए हैं? तो इनके एक्सकेवेटर्स के नाम दिए गए हैं, अर्थात इनके किसके नाम दिए गए हैं? इनके जो आपके उत्खनन करता हैं उनके नाम दिए गए हैं। और आपको क्या करना है कि इनको आपको आपस में मिलाना है। अब देखिए, इनमें से आपको कुछ नहीं पता होगा। मान लीजिए मैंने मान लिया कि आपको भी फिलहाल कुछ नहीं पता, तो हमने अभी ऊपर आपको बताया ओल्डुआई गार्ड। ओल्डुआई गार्ड से संबंधित हमने आपको किसको बताया था? LSB लीकी को बताया था। तो बी का ऑप्शन 3 जहां पर हो आप उसको टिक मारेंगे। तो एक बी का 3 ऑप्शन यहां पर दिया है, एक यहां पर दिया है। ठीक है भाई, 2 ऑप्शन दे दिए। अब क्या करेंगे? तो अब आते हैं कोलंबो फॉल्स पे। तो कोलंबो फॉल्स को कितने भैया एक्सकेवेट किया है? तो कोलंबो फॉल्स को एक्सकेवेट किया है आपके जेडी क्लार्क ने। किसने किया है? जेडी क्लार्क। अर्थात ए का 1 यहाँ पर है, बी का 3 इसमें है। अर्थात अब आप ए जो है इसको तुरंत टिक मार दीजिए आंख मूंद के। बाकी 2 का नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आपको एग्जाम में भी करना जब आपके पास समय कम हो। यदि आपको दिखाई देता है कि आपका कोई एक जो आपको बिल्कुल आ रहा है कि आप कंफर्म है कि यही होगा और केवल वो केवल एक ही ऑप्शन में से आपको दिखाई देता है, तो आप उसको तुरंत टिक मारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बाकी सब के सब अपने आप क्या हो जाएंगे? सही
हो जाएंगे। लेकिन मामला वहां फंसता है जब एक से अधिक ऑप्शन में होता है, तब आपको दूसरे की तरफ जाना पड़ता है। अब इसी मिला की बात करते हैं, तो कॉर्ल हॉवेल बचा यहाँ पर, जो ओलर जेस्ली है तो ये आपके जी आइजक जो है, इन्होंने किया गया था एक्सकेवेट। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भैया इसी तरह वीडियो को आप लोग देखते रहिए, प्यार उठाते रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे चलते हैं भैया अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्तों अब आपके ये हिंदी के प्रश्न हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और दोस्तों तब तक आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों क्या करना है, मैच कराना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट वन दोस्तों आपके सामने दी गई है दोस्तों, ये आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम अर्थात दोस्तों जो पुरास्थल हैं इनके नाम दिए गए हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट टू दिया गया है दोस्तों, ये नाम दिया गया है दोस्तों इनके एक्सकवेटर्स के, अर्थात दोस्तों इनके जो आपके क्या कहते हैं उत्खनन करता है दोस्तों, उनके नाम दिए गए हैं। दोस्तों ये जो पुरास्थल है इनमें नाम दिए गए चनहूदड़ों का, कालीबंगा, रंगपुर और दोस्तों सुरकोटदा का। अब दोस्तों जब भी इन चीजों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जितने भी पुरास्थल हमने आपको पढ़ाए हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज करें दोस्तों, क्योंकि हमने हर एक वीडियोस में, हर एक दोस्तों क्वेश्चन पेपर में जब भी चीजें हैं दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। एक एक करके दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम आपसे एक एक करके दोस्तों इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका जो पूरा स्थल है वो है दोस्तों आपका चनहुदरो आर्कियोलॉजिकल साइट। और दोस्तों ये जो चनहुदरो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये किसके द्वारा दोस्तों एक्सकेवेट किया गया था दोस्तों, तो ये एक्सकेवेट किया गया था आपके एक मिनट, हाँ दोस्तों ये एक्सक्यूट किया गया था आपके EHJ मैके के द्वारा दोस्तों। वहीं पर यदि हम बात करते हैं कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट की, दोस्तों जो कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट है आपके बीबी लालसा के द्वारा एक्सक्यूट किया गया था। वहीं पर दोस्तों आपका जो रंगपुर है ये एक्सक्यूट किया गया दोस्तों आपके SR राव सर के द्वारा। जबकि दोस्तों आपका बचा जो JP जोशी दोस्तों, इन्होंने आपका जो लोथल अरे जो सुरकोटड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों उन्होंने उसको एक्सक्यूट किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों कि यहाँ पर आपके एग्जाम में जो चीजें पूछी जाएंगी खासकर दोस्तों, वह आपसे लगातार पूछी जाती हैं SR राव को लेकर दोस्तों। इन्होंने दोस्तों आपका जो लोथल आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो लोथल पुरास्थल दोस्तों उसको, और साथ में दोस्तों यदि आप लोगों ने द्वारका का नाम सुना होगा दोस्तों, जहां पर भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है, उस पर उन्होंने काफी कार्य अच्छा किया है। अब दोस्तों SR राव को हम लोग भारत के समुद्री पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं, अर्थात फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको बीबी लाल का नाम सुनने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि आपके कालीबंगा के उत्खनन के दोस्तों आपको यह नाम दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बीबी लाल सर ने न केवल यह कालीबंगा पुरास्थल उत्खनन किया दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने कई सारे अन्य पुरास्थल भी उत्खनित किए हैं, जिसमें दोस्तों आपका इनका नाम जुड़ता है आपके शिशुपालगढ़ से। इसके अलावा दोस्तों यदि हम इनके नाम की चर्चा करते हैं दोस्तों, आपका क्या कहते हैं दोस्तों अन्य पुरास्थलों से भी हमको जुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिनमें दोस्तों इनको नाम दिखाई देता है हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट की। इसके अलावा दोस्तों हस्तिनापुर से साथ अयोध्या, नंदीग्राम, भारद्वाजाश्रम, चित्रकूट, आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों जो शिशुपालगढ़ भी है, ये सभी के सभी पुरास्थल दोस्तों इनके द्वारा एक्सकेवेट किए गए थे। और दोस्तों ये आपके जाने माने विद्वान भी रह चुके हैं। दोस्तों JP जोशी ने भी काफी अच्छा कार्य किया दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे दोस्तों साइट्स को एक्सकेवेट किया दोस्तों। इसमें आपको यहाँ पर तो नाम दोस्तों सुरकोटड़ा देखने को मिल ही रहा है दोस्तों। साथ में दोस्तों इन्होंने जो भगवानपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको भी दोस्तों आपके JP जोशी ने एक्सकेवेट किया। किसने दोस्तों, तो आपके भगवानपुर आर्कियोलॉजिकल साइट को JP जोशी ने। तो ऐसे कुछ नाम है दोस्तों उनके द्वारा जो भी आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किए गए हैं, उनके नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो लगातार पूछे जाते हैं कि कौन से दोस्तों आपके पुरास्थल को किसने एक्सकेवेट किया है। तो दोस्तों इन नाम को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों जो नाम दिया गया है लिस्ट वन में दोस्तों, जो नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये नाम दिए गए हैं एंशिएंट प्लेसेस के, अर्थात दोस्तों जो प्राचीन आपके क्या कहते हैं स्थान दोस्तों, उनके नाम दिए गए हैं। और जो लिस्ट टू है दोस्तों, वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इनके रीजन्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों। जो नाम दिया गया है बागोर का, बागपत का, बाग केब का और बादली का। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि ये पुरास्थल कहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट की दोस्तों। बागोर आपका पुरास्थल दोस्तों ये आपका भीलवाड़ा में स्थित है। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं बागपत की, जो बागपत दोस्तों आपका यह मेरठ में स्थित है। बाघ की गुफाएं दोस्तों धार में स्थित हैं। बचा दोस्तों आपका जो बादली दोस्तों ये आपका महेंद्रगढ़ में स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। दोस्तों ये आपके प्राचीन पुरास्थल है दोस्तों, यहाँ से हमको विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। आप एक चीज समझिएगा, जब भी दोस्तों आप किसी पुरास्थल को पढ़ें तो उनमें कुछ चीजों को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब बात आएगी कि किन चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों, तो उनमें सबसे पहले दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि वह पुरास्थल स्थित कहाँ पे है। दूसरा कि दोस्तों उस पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तीसरा कि उसके उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ता कौन है। चौथा कि वह जो आपका पुरास्थल है वह किस काल से संबंधित है, जैसे आपका पाषाण काल से तो पाषाण काल में नव पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल, और पांचवा कि वहां से किन अवशेषों को हम की प्राप्ति होती है। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों आप लोग इनको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या है, तो दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि आपको बताना है दोस्तों एक बार फिर से आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या कराना है, मैच कराना है। लिस्ट वन में क्या दिया गया दोस्तों, तो लिस्ट वन में जो नाम दिए गए दोस्तों आपको प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, जबकि दोस्तों जो आपका लिस्ट टू है दोस्तों ये आपके जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटेड रिमेन्स हैं इनके नाम दिए गए हैं। अब लिस्ट वन में दोस्तों जो सबसे पहले नाम दिया गया दोस्तों वह दिया गया है आपके कौशाम्बी का। दोस्तों कौशाम्बी काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, और दोस्तों यहाँ से हमको जो चीजें देखने को मिलती हैं वह देखने को मिलती है दोस्तों रैम्पर्ट और आपका मोट। तो इसका ऑप्शन में जो ए का सही हो जाएगा ये आपका मैचिंग होगा। वहीं पर दोस्तों जो आपका वाराणसी है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों वाराणसी से हमको बंधे का प्रमाण देखने को मिलता है, एम्बार्कमेंट का प्रमाण देखने को मिलता है। वैशाली तो दोस्तों फेमस ही है डबल फोर्टिफिकेशन के लिए, अर्थात दो सुरक्षा दीवारों के लिए। बाकी दोस्तों हमको यहाँ से पाटलिपुत्र से यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है इनमें प्रमाण नहीं मिलता इनके अनुसार। बाकी दोस्तों यदि अन्य पुरास्थलों की बात करते हैं दोस्तों तो आपके जो यहाँ पर आंसर होंगे वो क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों जो लिस्ट वन है दोस्तों, लिस्ट वन में दोस्तों आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए दोस्तों, जबकि लिस्ट टू है दोस्तों वह नाम दिया गया है इनके एक्सकेवेटर्स के। तो दोस्तों इनमें इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को किसने एक्सकेवेट किया था इनको आपको बताना है। दोस्तों हमने अभी आपको कुछ देर पहले जब हम लोग बीबी लाल के बारे में बता रहे थे, आपसे इनके पुरास्थलों की चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों हमने इसी दौरान आपको बताया था चाहे शिशुपालगढ़ हो, हस्तिनापुर हो दोस्तों, तो जो अन्य आपके पुरास्थल दोस्तों किसके द्वारा एक्सकेवेट किए गए दोस्तों, बीबी लाल सर के द्वारा। दोस्तों तो आपको यहाँ पर हस्तिनापुर दिया है दोस्तों, तो आप इसको क्या करेंगे, तुरंत ए का 4 कर लेंगे। तो ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, तो बिना कुछ समय गवाए आप तुरंत इसको टिक लगा दीजिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों यदि हम बात करते हैं चौपानी मांडू आर्कियोलॉजिकल साइट की दोस्तों, तो जो चौपानी मांडू आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एक्सकेवेट किया गया दोस्तों जीआर शर्मा के द्वारा। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं लंघनाज आर्कियोलॉजिकल साइट की, जो लंघनाज आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों ये आपके एचडी संकाली ने दोस्तों एक्सकेवेट किया है। बचा दोस्तों आपका पिपरावा आर्कियोलॉजिकल साइट, तो दोस्तों यह किया है आपके के एम श्रीवास्तव ने। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों आपके सामने है दोस्तों, लिस्ट वन में यहाँ पर दोस्तों नाम दिए गए हैं इनके, आपको क्या दिए गए दोस्तों, आपके क्या कहते हैं दोस्तों कि लिस्ट वन में नाम दिए गए हैं स्ट्रक्चरल रिमेन्स के। वहीं पर दोस्तों जो लिस्ट टू में नाम दिए गए दोस्तों, लिस्ट टू में नाम दिए गए हैं कि ये किस काल के हैं, उनके पीरियड्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो दोस्तों मोहनजोदाड़ो का बृहद स्नानागार है दोस्तों इस किससे संबंधित दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, अर्थात हड़प्पा पीरियड से संबंधित है। वहीं पे दोस्तों आपका जो विष्णु टेम्पल एट भीतरी, अर्थात दोस्तों जो भीतरी का विष्णु मंदिर है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो प्रारंभिक मंदिरों में चर्चा की जाती है दोस्तों, तो आपके विष्णु टेम्पल भी दोस्तों उसमें एक आता है। अब दोस्तों ये जो भीतरी में स्थित आपका विष्णु टेम्पल दोस्तों ये किस काल का है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो आपका सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मंदिरों का निर्माण की शुरुआत किस काल में होती है दोस्तों, तो गुप्त काल में दोस्तों हमको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के निर्माण की चर्चा दिखाई देती है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं पिलर्ड हॉल एट कुम्हराहार, मतलब दोस्तों जो कुम्हराहार आपका पुरास्थल है वहां से हमको स्तंभ वाले जो हैं भवन के प्रमाण मिलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों यह भवन माना जाता है कि मौर्य काल के शासकों का सभा भवन रहा होगा। और दोस्तों ये आपका किससे अटैच हो जाएगा दोस्तों, आप 3 से, जबकि दोस्तों बचा आपका एक ही सेटलमेंट एट खैराडीह, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, एक ही बचा ही है, कुषाण पीरियड। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका चीजें क्लियर हैं तो आपको इन प्रश्नों को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर से दोस्तों लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या कराना है दोस्तों, मैच कराना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट वन आपके सामने दिया गया है, लिस्ट वन में दोस्तों कुछ आपको
आर्किटेक्चरल चीजें दी गई हैं, और लिस्ट 2 में दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। लिस्ट 1 में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डूमर लेना केव, मतलब कि दोस्तों ये जो आपका डूमर लेन केव गुहा है दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका स्थित है आपके एलोरा में। कहाँ पर स्थित दोस्तों, यह आपके एलोरा में स्थित है। जबकि दोस्तों जो आपका बुल कैपिटल पिलर है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं वृषभ श्रृंग स्तंभ। अब देखिए दोस्तों, अब आपने अशोक के यदि अभिलेखों को पढ़ा होगा दोस्तों, तो अशोक के कई सारे अभिलेख हैं जो में कि हमको अलग अलग प्रकार के दोस्तों जो आपके पशु हैं उनका वहां पर अंकन हमको दिखाई देता है। अब ये जो बुल कैपिटल पिलर की बात की जा रही है, अर्थात ऐसा पिलर जिसपे कि बुल का अर्थात वृषभ का अंकन वहां पर हमको देखने को मिलता है, तो वह कौन सा ऐसा प्लेस है, तो आपके सामने आपको बताना है भैया। तो रामपुरवा का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों। तो जो रामपुरवा का वृषभ है ये आपका काफी फेमस है। वहीं पर सन टेम्पल ऑफ सोलंकी, मतलब कि जो सोलंकी के द्वारा बनाया गया सन टेम्पल है दोस्तों। हमारे इंडिया में 3 प्रमुख सन टेम्पल है। सबसे ज्यादा प्रमुख है आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा प्रमुख है मोढेरा का सूर्य मंदिर, और तीसरा जम्मू कश्मीर में स्थित जो आपका मार्तंड मंदिर है, यह आपका क्या है, यह आपका तीसरा प्रमुख मंदिर है। इस वजह से इस ऑप्शन में जो इसका एक होगा मोढेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सन टेम्पल की बात की जा रही है। बचा आपका राजा रानी टेम्पल। तो जो राजा रानी टेम्पल है आपके कहां पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। इस वजह से भैया इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि भैया कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पे लाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी दोस्तों कि आपसे जुड़कर आपकी चीजों का समाधान हम जरूर करें। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उन चीजों को जरूर पूछें, और दोस्तों आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी डिस्कशन कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो इन हिंदी के प्रश्नों का दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों जो आपको लिस्ट 1 है उसको लिस्ट 2 से क्या कराना है, मैच कराना है। अब यहाँ पर जो आपको लिस्ट 1 में नाम दिया गया है, ये दिया गया है क्वाइंस के टाइप्स के। क्या दिया गया भैया, क्वाइंस का नाम दिया गया है, अर्थात मुद्रा के प्रकार के नाम दिए गए हैं। जबकि यहाँ पर जो लिस्ट 2 है, ये जो क्वाइंस के टाइप्स हैं किसके द्वारा इशू किए गए हैं उनके नाम दिए गए। सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया गया लिच्छवीय, मतलब कि दोस्तों जो लिच्छवीय प्रकार की मुद्रा है, यह हमको अंकन इनका किन की मुद्राओं पर देखने को मिलता है, या फिर यह लिच्छवी प्रकार की मुद्रा को कहां पर देखने को मिलता है, किसकी दोस्तों, तो यह हमको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम की, क्योंकि इनकी माता लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, लिच्छवी ये प्रकार का सिक्का इनका देखने को मिलता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सर्वो राजोच्छत्ता, सर्वो राजोच्छत्ता जो आपके प्रकार का मुद्रा है, या फिर यह जो लेख है हमको किस शासक के अभिलेख पे देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये हमको जो कांच है, कांच नाम के शासक आप लोगों ने पढ़े होंगे। इनका शासनकाल थोड़ा सा कम समय का रहा है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। तो इनकी सिक्कों पर हमको इनका प्रमाण देखने को मिलता है। जबकि यदि हम बात करते हैं अप्रतिरथ, अप्रतिरथ क्या बोलते हैं इसको, अप्रतिरथ, तो अप्रतिरथ प्रकार की जो मुद्रा है, यह किसकी मुद्रा है भाई साहब, तो यह आपकी मुद्रा है किसकी, समुद्रगुप्त की। बचा वहीं पर आपका अप्रतीक प्रकार का मुद्रा, तो अप्रतीक प्रकार का मुद्रा किसका है, कुमारगुप्त का है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा सही दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहां पर एक बार फिर से आपको क्या करना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। अब जो लिस्ट 1 है यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं आपको, इनके नाम दिए गए हैं, ऑथर्स के नाम दिए गए, अर्थात आपको राइटर्स के नाम दिए गए हैं। लिस्ट 2 में जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है इनके बुक्स का, अर्थात इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकों का। सबसे पहले जो नाम हमको देखने को मिलता है वह नाम देखने को मिलता है डेविड ड्रिंगर का। डेविड ड्रिंगर ने, या ड्रिंजर कह लें, उनकी पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इसमें इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया, तो इन्होंने लिखी थी द अल्फाबेट। कौन सी पुस्तक लिखी थी, द अल्फाबेट जो पुस्तक है ये डेविड ड्रिंजर की पुस्तक है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सी शिवमूर्ति का, किसका बात करते हैं, सी शिवराम मूर्ति का, सॉरी सी शिवराम मूर्ति जो है, यदि हम इनकी पुस्तक की बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो सी शिवराम मूर्ति साहब, इनका नाम देख के ही पता चल रहा है कि साउथ के रहेंगे, शिवराम मूर्ति। तो इन्होंने इंडियन एपिग्राफी एंड साउथ इंडियन स्क्रिप्ट जो पुस्तक है इन्होंने लिखा है।
जबकि डीसी सरकार आप सभी लोग जानते हैं इनका मुद्रा पर काफी अच्छा काम रहा है। सॉरी, मुद्रा में बोल रहा हूं, किस पर, क्या कहते हैं, लिपि पर। किस पर रहा है काम इनका? लिपि पर। ठीक है, डीसी सरकार का दोस्तों जो लिपि है इस पर काफी अच्छा काम रहा है इनका। ठीक है, डीसी सरकार ने दोस्तों जो लिपि है जिसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, काफी अच्छा काम रहा है। तो डीसी सरकार का पुस्तक का नाम क्या होगा भैया? तो इनका पुस्तक है भैया इंडियन इपिग्राफी। क्या है? इंडियन इपिग्राफी। जबकि जो सीएस उपासक हैं, बचा आपका एक ही यहाँ पर, द हिस्ट्री एंड पैलियोग्राफी ऑफ मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या करना है कि एक बार फिर से आपको मैचिंग करानी है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, जहां पर लिस्ट 1 में आपको जो ये नाम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके इंस्क्रिप्शन के, अर्थात आपको अभिलेखों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये किस राजवंश से संबंधित है यह आपको बताना है। हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब भी आप किसी अभिलेख को पढ़ें तो आप जरूर ध्यान रखें कि वह किस राजवंश या फिर शासक से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा की जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, जिसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिल रहा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। सबसे पहली बात तो ये, जो कि एक क्षत्रप शासक था। क्या था? क्षत्रप शासक था, खासकर शक क्षत्रप था। ठीक है, इसमें हमको जो सुदर्शन झील का निर्माण है, उसका मरम्मत या फिर जीर्णोद्धार है, उसके बारे में चर्चा हमको दिखाई देता है। अब इसके हमने आपको बताया क्षत्रप है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जब समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं तो समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति। हिंदी में यदि आपका जो चर्चा का आपका नाम है, यह क्या है? इसका प्रयाग प्रशस्ति है। और प्रयाग प्रशस्ति किस काल का है भैया? गुप्त काल का। गुप्त काल में किसका है? यह ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त का है। किसका है? समुद्रगुप्त का। और इस प्रयाग प्रशस्ति का फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को लिखा किसने है? नाम उनका जरूर ध्यान रखिएगा, वह लिखा है आपके हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई है। इनके इसमें आपके दक्षिणापथ और उत्तरापथ की जो विजय है उसके बारे में जानकारी हमको देखने को मिलता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एहोल इंस्क्रिप्शन की चर्चा की और हमने आपको बताया कि यह लिखा किसने था? रवि कीर्ति ने लिखा है। और यह संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है, हमने आपको बताया ही था, पुलकेशिन सेकेंड से। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय का यह आपका अभिलेख है, जिसमें आपके पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और यह आपका संबंधित है चालुक्य वंश से, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। बचा आपका ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, और जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है ये आपका एक ही बचा, आपका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात प्रतिहार से। मिहिर भोज का दोस्तों ये आपका इंस्क्रिप्शन है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, और ये किससे संबंधित है? प्रतिहार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करते हैं भैया कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं चीजें समझ में आ रही होंगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि लिस्ट 1 को, जो कि आपके फिर से एक बार इंस्क्रिप्शन के नाम दिए गए हैं, वहीं पर जो लिस्ट 2 है ये किस मीडियम में मिलते हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए। अब एक चीज समझिएगा, अभिलेखों को लिखने के लिए, इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए कई सारे माध्यमों का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से? तो सबसे पहले जो हमको लिखावट मिलती थी वो आप सभी लोग जानते हैं, भूर्ज पत्र पर हमको मिलती थी। ठीक है, भूर्ज पत्र हम लोग बोलते थे। उस पर सबसे पहले किसी चीज को लिखा जाता था। जब देखा गया कि समय के साथ वो क्या हो जा रहे हैं, क्षीण हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, तब माध्यम बदलना पड़ा। तब उन्होंने क्या किया? स्टोन का यूज किया, रॉक का यूज किया। ठीक है, उसके पश्चात आपने देखा होगा कि आयरन पिलर का भी उपयोग किया गया, लौह स्तंभ का भी उपयोग किया गया। स्टोन पाषाण के स्तंभों का भी प्रयोग हुआ है, स्टोन इंस्क्रिप्शन का भी प्रयोग हुआ है, आयरन पिलर का भी उपयोग हुआ है, आयरन अर्थात लोहे के स्तंभ का भी प्रयोग हुआ। इसके साथ आपने नाम सुना होगा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब तांबे की बनी हुई प्लेट है और उस पे जो है इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। तो ये कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है कि उनके ऊपर चीजों को लिखा गया। तो वही आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा किस माध्यम में बना है। सबसे पहले जो नाम मिलता है वो आपको यहाँ पर दिया गया सारनाथ इंस्क्रिप्शन। सारनाथ इंस्क्रिप्शन किसका है भैया? तो आप सभी लोग जानते हैं
अशोक का जो सारनाथ स्तंभ लेख है ये आपका स्टोन पिलर पे बना, अर्थात जो आपका पाषाण स्तंभ है उस पर हमको मिलता है। जबकि यदि हम बात करते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमको पाषाण पर दिखाई देता है, अर्थात पाषाण एक स्तंभ के रूप में नहीं है, किसमें है, सीधे एक पाषाण के रूप में है, एक पत्थर के रूप में, उसको पिलर के रूप में नहीं तराशा गया, वो सीधे पाषाण का ही रूप है और उस पर हमको इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। वहीं पर आप लोगों ने जरूर और सबसे विवादित इंस्क्रिप्शन का नाम जरूर सुना होगा, जिसको लेकर काफी विवाद रहा विद्वानों में। विवाद का कारण क्या है कि इसमें एक शब्द का उल्लेख है, वह शब्द है आपका चंद्र, और इस चंद्र की पहचान को लेकर लोगों में काफी विवाद है। वो विवाद क्या है भाई, वो विवाद ये है कि ये जो चंद्र शब्द है ये किस शासक से संबंधित है, और जो लोग मानते हैं जिस चीज को लेके वह शब्द है आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, सही, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, जिसको लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनको नाम के लेकर क्या है लोग सेटिस्फाइड है। और यह जो आपका पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आपके शुद्ध लोहे का बना हुआ, जो आपके दिल्ली के निकट है, कुतुब मीनार के निकट संभवतः, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, यह आयरन पिलर स्थित है। और किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और ये आपके एक आयरन पिलर है, एक लोहे का बना हुआ पिलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका एक ही बचा भैया, सांगली इंस्क्रिप्शन। तो सांगली जो है आपका यह क्या है, कॉपर इंस्क्रिप्शन है, अर्थात ताम्र यह अभिलेख है। ठीक है, इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, जहां पर लिस्ट 1 में जो आपको नाम दिया गया है यह आपके आर्किटेक्चरल फीचर्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 जो है आपके आर्किटेक्चरल जो आपके फीचर्स हैं उनके नाम दिए गए, जिनको क्या करना है कि आपको एक दूसरे से मैच करना है। सबसे पहले नाम दिया गया पिस्ट। तो पिस्ट किसी मंदिर के किस आर्किटेक्चरल फीचर्स का भाग है ये आपको बताना है। तो जो पिस्ट है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका जो मंदिर का जो जगती वाला भाग होता है, किसी टेम्पल का जो जगती आर्किटेक्चरल फीचर होता है ये उसका भाग है, इसका हमको उसमें हमको देखने को मिलता है। जबकि यदि हम बात करते हैं बाढ़ की या बड़ा की, तो ये जो आपका आर्किटेक्चरल फीचर है हमको किसमें देखने को मिलता है, जो वेदी होती है, मंदिर की जो वेदी होती है उसमें इसका अंकन किया जाता है। जबकि जो आपका गंडी है, क्या है, गंडी है, गंडी का उत्कीर्णन हमको मंदिर के स्थापत्य में कहां पर देखने को मिलता है ये आपको बताना है। तो यह स्थापत्य हमको जो मंदोरवा है, क्या है आपका मंडोर है, वहां पर देखने को मिलता है। जबकि आपने मस्तक, मस्तक कहां होता है, ऊपर होता है, शिखर की तरफ होता है, तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, शिखर पे देखने को मिलेगा। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार फिर से आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 33। अब लिस्ट 1 में जो नाम दिए गए हैं ये नाम दिए गए हैं आपके बुक्स के, अर्थात इनके पुस्तकों के। जबकि यदि हम लिस्ट 2 की बात करते हैं तो जो ये लिस्ट 2 है ये इनमें किसके नाम दिए गए हैं, तो इनमें नाम दिए गए इनके ऑथर्स के, अर्थात इनके जो राइटर्स हैं, जो इनके लेखक हैं उनके नाम दिए गए। सबसे पहले जो बुक का नाम दिया गया वो क्या दिया गया है, इन्वायरमेंट एंड आर्कियोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड आर्कियोलॉजी किसने लिखा है भैया, तो इसको लिखा है के.डब्ल्यू. वुड्सर ने, के.डब्ल्यू. वुड्सर ने लिखा है। जबकि यदि हम बात करते हैं मॉडल्स इन आर्कियोलॉजी, तो मॉडल्स इन आर्कियोलॉजी जो पुस्तक है इसको लिखा है डी.एल. क्लार्क ने। किसने लिखा है, डी.एल. क्लार्क ने। कोलंबो फॉल्स याद आया पूरा स्थल, डी.एल. क्लार्क के द्वारा एक्सकेवेटेड पूरा स्थल है, डी.एल. क्लार्क, इन्होंने क्या लिखा है, मॉडल्स इन आर्कियोलॉजी लिखा है। इसके अलावा द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया, तो कॉपर ब्रॉन्ज एज इंडिया किसने पुस्तक लिखा है भैया, तो ये लिखा है आपके डीपी अग्रवाल ने। बचा आपका आर्कियोलॉजी इन द फील्ड, तो इसको लिखा है आपके ओजीएस क्रॉफोर्ड ने। तो ओजीएस क्रॉफोर्ड की पुस्तक ने आपका क्या है नाम उनका, आर्कियोलॉजी इन द फील्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं भैया कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें समझ में आ रही भैया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे भैया समय से। तब तक भैया जल्दी से एक बार हिंदी वाले जो छात्र हैं वो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं भैया तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जो उसमें आपको जुड़ना पड़ेगा, फिर आपको वहां से प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या कराना है, मैच कराना है। अब जो यहाँ पर लिस्ट 1 में दिए गए हैं नाम, यह नाम दिया गया है आपके टूल्स के, एक प्रकार से क्या है यहाँ पर आपका, यह क्या है, आर्टिफैक्ट्स है। ठीक है, ये आपके आर्टिफैक्ट्स के नाम यहाँ पर दे दिए गए।
वहीं पर जो लिस्ट 2 है, ये आर्टिफैक्ट किस मीडियम में बने हैं, किस माध्यम से इनका निर्माण किया गया है आपको बताना है। सबसे पहले हारपून, हारपून का निर्माण किससे किया जाता था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मत्स्य भाला। क्या बोलते हैं, मत्स्य भाला। तो ये जो हारपून है, मत्स्य भाला है, ये किसका बनता था, तो ये देखिए हारपून को बनाने के लिए खासियत होती थी कि जो हड्डी होनी चाहिए वो कठोर होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए और आसानी से न टूटने वाली होनी चाहिए। तो इसका एकमात्र कार्य होता था एंटलर, जिसको हम लोग बोलते हैं मृग श्रृंग, अर्थात जो मृग होता था, जो हिरण होते थे, उसके जो सिंग होते थे, उनसे क्या बनाया जाता था, आपके हारपून का निर्माण किया जाता था। इसको हम लोग हिंदी में मृग सिंग बोलते हैं, एंटलर को। तो एंटलर जो है उसी से आपके हारपून जो है उनका निर्माण किया जाता था। जबकि यदि हम बात करते हैं निडिल की, जिसको हम लोग बोलते हैं सुई हिंदी में, इस यह किससे बनाई जाती थी, तो यह बनाई जाती थी आपके बोन से, अर्थात हड्डियों से बनाई जाती थी। वहीं पर विलनडॉर्फ फीमेल फिगर जो है, अर्थात जो विलनडॉर्फ स्त्री की आकृति है, यह किस चीज की बनती थी, तो भैया बहुत सिंपल और महत्वपूर्ण है, यह बनती थी आपकी आइवरी की। किसकी बनती थी, आइवरी की। आइवरी का मतलब क्या होता है, हाथी के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, आइवरी बोलते हैं। हाथी दांत की हड्डी को आइवरी बोला जाता है। जबकि जो चैटल पेरोनोनियन नाइफ है, मतलब कि जो सेटल पेरोनोनियन चाकू है, यह किस चीज का बनता था, तो ये आपके फ्लिंट का बनता था। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो ए होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अब यह है यहाँ से कि आपको अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। यहाँ पर 4 साइट्स के नाम आपको दिए गए हैं, अलग अलग ये पुरास्थल हैं और ये अलग अलग कालों के हैं। और आपको क्या करना है कि इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि कौन पहले आएगा और कौन जो है वो बाद में आएगा। इसका सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार। सबसे पहले आएगा आपका लॉ एबेविल। कारण ये है कि जब आप एबीविलियन उपकरणों को पढ़ते हैं, देखिए एक बात समझिएगा, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न उपकरणों से लेकर बड़े एग्जाम में आते हैं, जैसे कि कौन सा उपकरण प्रकार पहले आएगा, एबीविलियन की एस्यूलियन की लवालोजियन। तो एक चीज समझिएगा, सबसे प्राचीन उपकरणों में आता है आपका एबीविलियन टूल, जो कि सबसे प्राचीन उपकरण प्रकार माने जाते हैं। उसके पश्चात आता है आपका एस्यूलियन टूल और उसके पश्चात आपका अन्य उपकरण प्रकार आते हैं, हमको दिखाई देते हैं। इसमें आपका माइक्रोलिथ है, लवालोजियन है, अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। तो एबीविलियन जो सबसे प्राचीन माना जाता है, एक नंबर। उसके पश्चात टोरावलव अम्ब्रोना, यह क्या है, यह आपका दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे। और सबसे ऊपर जो एजिलियन हमको देखने को मिलता है, सबसे लास्ट में आता है एजिलियन कल्चर। लाइ एजिल्स हमको इसके प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग एजिलियन कल्चर के रूप में भी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सेरेमिक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर आपको सेरेमिक्स के नाम दिए गए हैं, अर्थात इनमें आपके जो मृदभांड है उनके नाम दिए गए। अब इनमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, आपको क्या करना है भैया, आपको इनको अरेंज करना है। और इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर है। आप कहेंगे सर कैसे लगा दिए, भैया यहाँ पर कॉर्डेड वेयर दिया है, कॉर्डेड वेयर सबसे लास्ट में सबसे पहले आता है, अर्थात कॉर्डेड वेयर बनाए कब जाते थे, तो कॉर्डेड वेयर आपके न्यूलिथिक फेज में बनाए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रस्सी छाप मृदभांड, और यह आपके सबसे पहले आएंगे इनमें। उसके पश्चात आपका जो अकर कलर्ड पॉटरी, जिसको हम लोग ओसीपी बोलते हैं, यह उसके बाद में आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गैरिक मृदभांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैरिक मृदभांड बोलते हैं। और एक चीज समझिएगा, जो ओसीपी है, अकर कलर पॉटरी है, ये किससे एसोसिएट किया जाता है इसको, तो इसको एसोसिएट किया जाता है आपके ताम्र निधि से, अर्थात कॉपर होर्ड से। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये कॉपर होर्ड्स हैं या फिर ताम्र निधियां हैं, इनके साथ हमको किस प्रकार के मृदभांडों के प्रमाण दिखाई देते हैं, तो यह प्रमाण हमको ओसीपी का दिखाई देता है। जबकि यहां पर जो आपको नाम दिया गया है ब्लैक एंड रेड वेयर की, तो ब्लैक एंड रेड वेयर जिसको हम लोग BRW बोलते हैं, BRW का जो प्रमाण है हमको किस काल में दिखाई देखने को मिलता है, तो हमको जो मेगालिथिक पीरियड है, जिसको लोग मध्य महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं, उसके साथ देखने को मिलता है। मध्य पाषाणिक संस्कृति क्या है, एक आपका आयरन एज कल्चर है, समझिएगा। साउथ इंडिया में मेगालिथिक काफी फेमस था, बृहद पाषाणिक, जिसको महापाषाणिक कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में, और इसके साथ हमको BRW के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट में जो आपको दिखाई देगा वह कौन सा दिखाई देगा भैया, यह आपका ग्लेज्ड वेयर दिखाई देगा। तो कुछ चीजों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं भैया कि जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी और कोई कंफ्यूजन जो है आपको नहीं हो रहा होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से है। प्रश्न क्या है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न ये है कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो चार आपको नाम दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है कि आपके पुरास्थलों के नाम दिए गए। पुरास्थल में क्या क्या है भाई, तो आपको जो सॉरी पुरास्थल नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आपके जो लिपि हैं उनके प्रकार। जैसे आपका यहाँ पर नाम दिया गया सिद्ध मातृका लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ओरिया प्रकार है, गौड़ी प्रकार। तो इनमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे प्राचीनतम लिपि के रूप में हम किसे जानते हैं, ब्राह्मी जानते हैं, अर्थात दो सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो दो पहले नंबर पे दो जगह आ रहा है, ठीक है। उसके पश्चात कौन सा आएगा भैया, सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका लिपि, ठीक है। उसके ब्राह्मी का विकसित रूप माना जाता है इसे, दूसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे नंबर पे कहां पर आ रहा है, यहाँ पे आप 4 आ जा रहा है, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। बाकी 4 3 मतलब ये तीसरे नंबर पे और उड़िया चौथे नंबर पे। तो ये जो चीजें हैं आप लोग, आपको इसी प्रकार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग तुरंत कर ले जाएंगे। और थोड़ा सा यदि आप लोग डल पड़ गए तो काम जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको बोला ही कि ऐसे प्रश्न आपको जो करने हैं, जब समय कम लगाना हो तो आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा कि कोई एक उठाइए और उसके हिसाब से यदि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप लोग टिक मार के आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार फिर से आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सेट कैसे करना है कि जो ईयर मेंशन किए गए हैं एपिग्राफ्स में, उनके आधार पे नाम क्या क्या दिया गया है, रॉक इडिक्ट 5, रॉक इडिक्ट 13, रॉक इडिक्ट सॉरी पिलर इडिक्ट 7, या फिर लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, यह आपको क्या करना है, बताना है। बिल्कुल सही सी बात है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। रॉक इडिक्ट जो 13 है ये इनमें सबसे पहले आएगा, जबकि रॉक इडिक्ट 5 जो है, सॉरी हाँ, रॉक इडिक्ट जो 5 है यह आपका दूसरे नंबर पे आएगा। रॉक इडिक्ट जो आपका सॉरी लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, जो आपका रुमिनदेई में स्थित है, लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसमें आपके भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर यहाँ पर दिया गया और वहां पर जो टैक्स को फ्री कर दिया था अशोक ने, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में, जन्म स्थल के बारे में जो जानकारी देता है वह अभिलेख कौन सा है, तो आपका यही अशोक का लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो यह क्या आ जाएगा आपके तीसरे नंबर पर, सबसे लास्ट में आएगा पिलर इडिक्ट संख्या 7। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि यहाँ पर आपको 4 साइट्स के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा साइट पहले कौन सा साइट बाद में था, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। नाम दिया गया तामलुक, रंगपुर, कोटदीजी, आलमगीरपुर। अब देखिए आलमगीरपुर, रंगपुर, कोटदीजी, ये सभी के सभी आपके किससे संबंधित हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्या है, आपके पुरातन। तो दोस्तों यदि हम इसके सही क्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो 4 आपको ऑप्शंस में दिए हैं, इसमें हमने आपको बताया दोस्तों कि ये जो 3 पुरास्थल है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित दोस्तों, जबकि आपका एक अन्य है। अब दोस्तों देखो देखिए, जो आपका तामलुक है दोस्तों, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके पश्चात दोस्तों आपका जो रंगपुर है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रंगपुर आपके जो प्री हड़प्पन साइट है उसके रूप में जाना जाता है दोस्तों। कोटदीजी दोस्तों उन्हीं में से एक है दोस्तों, आपका हड़प्पन में हड़प्पा से दोस्तों यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। जबकि दोस्तों जो आपका आलमगीरपुर सबसे लेटर हड़प्पन साइट के रूप में जाना जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको अन्य प्रश्न दोस्तों समझ में आ रहे होंगे जितने हमने आपको बताए। तब दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वे दोस्तों छात्र जो कि हिंदी भाषी छात्र दोस्तों, तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दोस्तों। और जहां पर कोई भी कंफ्यूजन आए दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि दोस्तों आपके सामने दोस्तों ये 4 आपके शासकों एवं उनसे संबंधित जो आपकी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसमें दोस्तों नाम दिया गया है होयसल द्वारा जो जारी किए गए सिक्के उनके, दूसरा क्वाइंस ऑफ हुइस्क के बारे में, तीसरा क्वाइंस ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी, और चौथा कदम क्वाइंस। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो 4 क्वाइंस है दोस्तों जो कि अलग अलग शासकों द्वारा दोस्तों जारी किए गए थे, उनके नाम दिए गए। तो इनमें पहले कौन आया दोस्तों और बाद में कौन सा आया, यह आपको बताना है। अब दोस्तों हुइस्क का नाम, कनिष्क का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों, ये क्या कुषाण वंश से संबंधित है दोस्तों। वहीं पर यदि बात की जा रही है गौतमीपुत्र सातकर्णी की, दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, किस काल से संबंधित है दोस्तों, ये आपके सातवाहन जो पीरियड दोस्तों ये उनसे संबंधित है। जब दोस्तों कदम राजवंश आप सभी जानते हैं, कदम राजवंश दोस्तों आपके कदम वंश के लिए जाना जाता है। अब इनमें दोस्तों कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया दोस्तों, इसको आपको बताएं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपका जो कुषाण वंश के शासक हुइस्क है दोस्तों,
दोस्तों इनके सिक्के दोस्तों सबसे पहले जारी हुए कुषाण काल के। उसके पश्चात दोस्तों आपका सातवाहन वंश का दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का सिक्का आता है। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो कदम्ब राजवंश और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका होयसल कॉइन्स हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीज समझ में आ रही होंगी दोस्तों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं। तेलिका तेली का मंदिर, लिंगराज टेम्पल, लाड खान टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल। इनको क्या करना है दोस्तों कि इनके कालक्रम के हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना है, इनको क्रम में स्थापित करना है। इनमें दोस्तों जो आपका लाड खान टेम्पल है इनमें सबसे प्राचीन टेम्पल के रूप में जाना जाता है। जबकि दोस्तों आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि दोस्तों चौथ काल में बना हुआ 11वीं शताब्दी दोस्तों आपका यह आपका दोस्तों मंदिर है। यह जो मंदिर है दोस्तों आपके किस काल में दोस्तों, तो ये आपके राजेंद्र चोल के दोस्तों बनाया गया, राजराज प्रथम जिसको हम लोग बोलते हैं तो उनके काल में बनाया गया है दोस्तों, जो कि आपके चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों। जबकि हम यदि बात करते हैं आपके तेली का मंदिर दोस्तों तो दूसरा सबसे प्राचीन है दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है, ये आपके तीसरे नंबर पे आएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सी होगा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर 4 प्रकार के पॉटरीज के नाम दिए गए हैं, अर्थात मृद भांडों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जिसमें दोस्तों नाम दिया गया है अकर्ड कलर पॉटरी अर्थात ओसीपी का, जिसका प्रमाण हमको दोस्तों हस्तिनापुर से सबसे पहली बार दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर इस हस्तिनापुर के जो यहीं पर दोस्तों इसका नामकरण भी किया गया था दोस्तों। ओसीपी के बाद यहाँ पर जो हस्तिनापुर है यहाँ पर हमको पीजीडब्ल्यू का भी साक्ष्य मिला है, जिसके दोस्तों यहाँ पर ये चीजें जानी भी जाती हैं। उसके पश्चात दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नाम दिया है ब्लैक एंड रेड वेयर विथ पेपल मोटिव दोस्तों। और दूसरा नाम दिया गया है दोस्तों आपके एनबीपी वेयर अर्थात दोस्तों आपका एनबीपीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं। और तीसरा नाम दिया गया है दोस्तों आपका पीजीडब्ल्यू अर्थात दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, जिसको आपको सही बताना होगा। अब देखिए दोस्तों इनमें सबसे पहले कौन सा है कौन सा बाद में है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों इनमें सबसे पहले आता है आपका अकर्ड कलर्ड पॉटरी अर्थात ओसीपी। अब दोस्तों जब भी हम इसको ओसीपी अकर्ड कलर्ड पॉटरी की बात करते हैं दोस्तों तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो अकर्ड कलर्ड पॉटरी है यह आपका दोस्तों ताम्रनिधि काल है या उससे संबंधित आपका पूरा स्थल है। और दोस्तों ताम्रनिधि कालों से कॉपर होड़ से हमको जो अकर्ड कलर्ड पॉटरी मृदभांड है उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। जबकि दोस्तों आपका उसके पश्चात यदि हम चर्चा करते हैं तो उसके पश्चात कौन सा आएगा भाई, तो उसके पश्चात हमको दोस्तों जो ब्लैक एंड रेड आपके वेयर मिलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग BRW कहते हैं दोस्तों, जो कि मेगालिथिक पीरियड समय दोस्तों, इन पर हमको पेपल मोटिव के भी साक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। जबकि दोस्तों इसके पश्चात यदि हम जाते हैं दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा, इसके पश्चात दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं आपके पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य। एक मिनट आप, हाँ एक मिनट दोस्तों, सबसे माफ कीजिएगा इसका मैंने क्रम गलत बताया है, तो एक बार आप फिर से इसको, हाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया है, आप उसको एक बार फिर से सुधार कर लेंगे। हाँ तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, इसमें सही क्रम होगा सबसे पहले दोस्तों हमको ब्लैक एंड रेड वेयर BRW के प्रमाण दिखाई देते हैं। उसके पश्चात दोस्तों ओसीपी जो कि आपके कॉपर वुड से संबंधित है उसके प्रमाण दिखाई देते हैं। उसके पश्चात दोस्तों हमको पीजीडब्ल्यू के प्रमाण दिखाई देते हैं। सबसे लास्ट दोस्तों हमको एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों पीजीडब्ल्यू दोस्तों आपके उत्तर भारत में आयरन एज से संबंधित यह इसको जोड़ा जाता है। जबकि दोस्तों जो आप ब्लैक एंड रेड वेयर दोस्तों इसको जोड़ा जाता है किससे दोस्तों, तो आपके मेगालिथिक पीरियड से जोड़ा जाता है। जिसको दोस्तों यहाँ पे जो सीपी है इसको हम लोग जोड़ते हैं आपके कॉपर होल्ड पीरियड से। किससे दोस्तों, जो कॉपर होल्ड पीरियड है उससे इसको हम लोग जोड़ते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में ये दिया गया है दोस्तों कि एक बार फिर से आपको जो टूल टेक्निक्स दोस्तों इसके द्वारा टूल्स के निर्माण किए जाते थे उनके नाम दिए गए। उनको बताना है कि कौन टूल टेक्निक पहले यूज किया जाता था कौन बाद में। दोस्तों यहाँ पर नाम दिया गया है आपका एनविल टेक्निक का, दूसरा नाम दिया गया है दोस्तों आपका प्रेशर फ्लेकिंग का, तीसरा सिलेंडर हैमर टेक्निक का, चौथा ग्राइंडिंग टेक्निक का। तो कौन सा दोस्तों टूल्स को बनाने के लिए पहले यूज किया जाता था ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें सबसे पहले दोस्तों जो यूज किया जाता था वो किया था दोस्तों आपका एनविल टेक्निक। सबसे प्राचीन जो टूल बनाने की विधि दोस्तों होता है आपका एनविल टेक्निक, अर्थात दोस्तों एक पत्थर पर जो टूल्स का था उसको रख कर फिर उसमें जो काट छाट करना दोस्तों वह किया जाता था, इसको हम लोग एनविल
टेक्निक बोलते हैं। दूसरा दोस्तों इसके पश्चात हमको देखने को मिलता है टेक्निक बनाने का, वो दोस्तों सिलिंड्रिकल हैमर, टेक्निक बड़े से हैमर के द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं तीसरे टेक्निक की दोस्तों, तो वह था आपका प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। और चौथा दोस्तों सबसे लास्ट में देखा जाता है ग्राइंडिंग टेक्निक, जो कि दोस्तों सबसे लास्ट में यूज किया जाता था। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को दोस्तों डिस्कस करने से पहले उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई कंफ्यूजन न होगा। इस दोस्तों आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताएं। आप दोस्तों हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों को लेके डेली बेसिस पे आते रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग कल्चर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर दोस्तों आपके वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ आपके कल्चर्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें आपका नाम दिया गया है ओल्डवान का, मैगडेलियन का, तीसरा नाम दिया गया दोस्तों आपका सांगवान का, चौथा नाम दिया गया दोस्तों आपका मैग्लीमोसियन का। तो इसमें सही क्रम क्या होगा दोस्तों, आपको इनको निर्धारित करना है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। सबसे प्राचीन आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन आपका इसमें ओल्डवाई गार्ड का ओल्डवान कल्चर माना जाता है दोस्तों। आपके ओल्डुआ उपकरण का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, इसी के नामकरण के आधार पर दोस्तों इसका नाम पड़ा दोस्तों ओल्डुआ उपकरण दोस्तों। और यह दोस्तों सबसे प्राचीन उपकरण के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इनके प्रमाण हमको किस पुरास्थल पर मिलते हैं दोस्तों, जो ओल्डुआई गार्ड पुरास्थल है वहां से इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। हमने अभी बताया दोस्तों ओल्डुआई गार्ड जो कि आपके साउथ अफ्रीका में तंजानिया जो क्षेत्र दोस्तों वहां पर स्थित है दोस्तों, यहाँ से जिसका संबंध दोस्तों हम लोग स्थापित करते हैं, जो एलएसबी लिख के दोस्तों उनसे संबंध स्थापित करते हैं। और यहाँ से दोस्तों हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो इन चीजों को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। ओल्डवान सबसे प्राचीन दोस्तों, जबकि दोस्तों जो सांगवान है इसके पश्चात आता है दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों आपको देखने को मिलता है मैगडेलियन कल्चर, और दोस्तों सबसे लास्ट में देखने को मिलता है आपको जो मैग्लीमोसियन है दोस्तों कल्चर, वो देखने को मिलता है। इस वजह से ऑप्शन में जो सी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पर कि असर्शंस एंड रीजन के प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। असर्शन एंड रीजन के प्रश्न दोस्तों क्या दिए गए हैं कि असर्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि द रीजन्स वेयर नियोलिथिक सब्सटेंस अपीयर्स लेट इट एविडेंसेस माइग्रेशन ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। मतलब दोस्तों वो क्षेत्र जहां पर नवपाषाण काल जीविकोत्पादन परिवर्तन काल में आता है, वहां पर खाद्य उत्पादन तकनीकियों का स्थानांतरण हुआ है। अब दोस्तों ये जो फैक्ट है बिल्कुल सही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर जो रीजन बताया गया है कि बिकॉज ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑफ वेरी अर्ली डेट इन दक्कन। मतलब कि दोस्तों क्योंकि दक्षिण में कृषि की उत्पत्ति की जो तिथि है दोस्तों ये अति प्राचीन है, जो कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में हम जब कृषि के प्रमाण की साक्ष्य की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि कृषि के जो आपके प्रमाण दोस्तों दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, काफी बाद में जाकर हमको देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों जो आपका ए तो है वो तो सही है, लेकिन डी गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। असर्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। असर्शन क्या दिया गया है दोस्तों कि सेवरल खरोष्ठी कैरेक्टर्स वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द correspondence between the king's name in the Greek and खरोष्ठीज स्क्रिप्ट्स। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ग्रीक एवं खरोष्ठी लिपि में राजाओं के नाम साम्य के आधार पर अनेक खरोष्ठी वर्णों की पहचान भी दोस्तों हमको देखने को मिलती है। अर्थात दोस्तों जो खरोष्ठी लिपि है दोस्तों, उस ग्रीक और खरोष्ठी लिपियों में जो राजाओं के नाम हमको देखने को मिलते हैं, मतलब कि मान लीजिए किसी राजा का नाम ग्रीक लिपि में लिखा गया है और वही नाम दोस्तों राजा का नाम खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, जिसके वजह से कौन सा अक्षर दोस्तों खरोष्ठी लिपि का है और उसी अक्षर को ग्रीक लिपि में कैसे लिखा गया है दोस्तों, उससे हम इसको क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो रीजन दिया गया है कि द लार्ज नंबर ऑफ बाइलिंगुअल कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक एंड इंडो सीथियन kings with Greek legend on the observed खरोष्ठी on the rivers were reported in 19th century CE। मतलब दोस्तों 19वीं शताब्दी में बृहत संख्या में हमको इंडो ग्रीक था, इंडो जो सीथियन द्विपाली सिक्के, द्विभाषी सिक्के हमको देखने को मिलते हैं, जिनके मुख्य भाग पर अर्थात अग्रभाग पर जो ग्रीक मुद्रा लेख और जो पृष्ठ भाग उस पर खरोष्ठी मुद्रा लेख देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों हम इनके पहचान को
कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों फैक्ट दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आर इसका सही व्याख्या भी करता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन है जो आपका सी होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेयर दोस्तों आपका बोथ एंड आर इज क्या है, करेक्ट है दोस्तों, ये क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों, तब तक आप चाहें दोस्तों इन हिंदी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा कि हिरण्यगर्भ स्कल्पचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा, वैष्णव, सूर्य एंड ब्रह्मा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है आपसे कि दोस्तों जो हिरण्यगर्भ आपका मूर्ति है दोस्तों, उसमें शैव, वैष्णव, सूर्य और ब्रह्मा की दोस्तों समन्वित मूर्ति हमको दिखाई देती है। जबकि दोस्तों आपका रीजन क्या रहा गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा, वैष्णव, जैन, बुद्धा वाज आल्सो प्रीवेलेंट। मतलब कि दोस्तों आपका दोस्तों शैव, वैष्णव, जैन एवं बुद्ध की जो समन्वित मूर्तियां दोस्तों, मूर्तियां भी प्रचलित थी। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, हमको बौद्ध या जैन धर्म की जो मूर्तियां देखने को मिलती है दोस्तों, उन मूर्तियों में हमको चाहे जैन धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, उनका कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ये जो फैक्ट है ये क्या है, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ है इस कल्चर में बात की जा रही है दोस्तों, तो वहां पर शैव, वैष्णव, सूर्य एवं ब्रह्मा का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। जिस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो ये रीजन असर्शन ये दोस्तों ये सही है। और दोस्तों यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है आपका, गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों असर्शन दिया गया है कि हेलियोडोरस हैज इंस्टॉल्ड द गरुड़ पिलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मतलब कि दोस्तों जो हेलियोडोरस का आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेक। दोस्तों ये जो गरुड़ स्तंभ लेक है दोस्तों हेलियोडोरस का, यह कहां पर, यह कहा गया है कि यह हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहली बार किसी गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। यहाँ पहला असर्शन दिया गया है। रीजन क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है यहाँ पर कि द रूलर्स ऑफ अदर डायनेस्टीज इन इंडिया हैव नॉट फॉलोड दिस प्रैक्टिस। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया कि अन्य भारतीय राजवंश के शासकों ने इस प्रथा का अनुपालन नहीं किया। तो कौन सा चीजें सही है या गलत दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हेरोडोटस दोस्तों प्रथम ये आपको गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया, तो सही है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रथा है गरुड़ स्तंभ स्थापित न करने का जो बताया गया क्या है आपका, गलत है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों कि बनास एंड मालवा कल्चर्स फ्रॉम साउदर्न न्यूक्लियर रीजन शट ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस वैली बट ओपन टू सच इन्फ्लुएंसेस वाया सौराष्ट्र। मतलब कि दोस्तों दक्षिण केंद्रीय संघ की जो बनास और मालवा संस्कृतियां हैं दोस्तों, ये सिंधु घाटी के प्रत्यक्ष प्रभाव में नहीं थी, परंतु दोस्तों सौराष्ट्र के द्वारा दोस्तों ये जो प्रभाव था यह उनके लिए खुल गया था। तो दोस्तों ये जो आपका रीजन है दोस्तों, सॉरी असर्शन दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब दोस्तों यहाँ पर जो रीजन दिया गया कि द डेजर्ट वाज अ हिंड्रेंस इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। मतलब कि दोस्तों हड़प्पा की संस्कृति के प्रत्यक्ष संपर्क में दोस्तों जो रेगिस्तान था क्या था, रुकावट था। दोस्तों जो आपका असर्शन रीजन बताया गया उसमें दोनों के दोनों क्या दोस्तों सही है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपको सामने देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपके सामने पैसेज रीडिंग पैसेज का दोस्तों प्रश्न है। आप इसको पढ़ के दोस्तों इसका आंसर इन प्रश्नों में से दे सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों आज के इस क्वेश्चन पेपर में जो 2012 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर था दिसंबर महीने का, हम लोगं ने उसको दोस्तों डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है समझ में आए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दोस्तों आपने भी इसी प्रकार की चीजों को समझ लिया है दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये चीजें दोस्तों कैसे समझ में आई या नहीं आई, या कोई कंफ्यूजन दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और दोस्तों आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।